बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं महा मैराथन रिवीजन क्लास में। इस क्लास के माध्यम से हम लोग लगभग हिंदी गद्य के 500 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप इनको गिनेंगे तो हो सकता है कि 500 क्वेश्चंस आपको गिनने में ना आए, जो मैं आज की वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन एक एक प्रश्नों को एक प्रकार समझाते हुए जब चर्चा करेंगे तो आपका बहुत सारा क्वेश्चंस 500 से अधिक क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। ये बात ध्यान रखेंगे। तो 500 क्वेश्चंस जो होंगे ये हम लोग एक प्रकार से लगभग 1 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितने भी लगेंगे, हम वैसे तो तीव्र गति से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि समय कम है हमारे पास और आपके पास तो बहुत ही कम समय है। आपका समय हमसे ज़्यादा कीमती है, ठीक है? क्लियर? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हिंदी गद्य बीए थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आप बीए के थर्ड सेमेस्टर में हैं, बीए तृतीय सेमेस्टर में हैं और आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय की परीक्षा कल परसों लगी हुई है, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है लेक्चर। उसको उसमें अगर आप जा रहे हैं पेपर देने तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, बाकी आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो HIN मतलब कि HND 201 एंड HND 202 का पेपर होता है, उन दोनों के लिए मात्र एक वीडियो ही देख लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मासा कुंभरी यूनिवर्सिटी हो गया और ऐसे कई विश्वविद्यालय जहां पर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती है, MJPRU वगैरह हो गए, ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी वगैरह हो गई। इन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। टॉप 500 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे महोदय। अब की बार यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो ये पिछले 2-3 वर्षों में परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर समाहित करने का प्रयास किया गया है। आइए एक एक प्रश्नों को हम बहुत ही बारीकी के साथ समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तीव्र गति से भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आपको सारी चीजें समझ में आती रहे। चले भाई, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नासकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। नासकेतोपाख्यान के रचयिता का नाम क्या है भैया? सदल मिश्र। सदल मिश्र जी जो है नासकेतोपाख्यान नाम की रचना के कौन है, लेखक हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रेम सागर की रचना किसने करी है? प्रेम सागर ये भी एक गद्य की रचना है, शुरुआती रचनाओं में से एक है। तो प्रेम सागर को लिखा लल्लू लाल ने। भाषा योग वशिष्ठ 8वीं शताब्दी की रचना है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और भाषा योग वशिष्ठ ये रचना है राम प्रसाद निरंजनी की, ये भी बड़ी फेमस रचना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। श्रृंगार रस मंडन ये भी गद्य का एक ग्रंथ है, विट्ठल नाथ ने लिखा, गोस्वामी विट्ठल नाथ ने। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन एक प्रकार से हिंदी गद्य के विकास में बड़े फेमस रहे हैं, ठीक है। जैसे सदल मिश्र की रचना एक प्रकार से है, सदल मिश्र एक व्यक्ति हैं, उनकी रचना कौन सी है? नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र की ही रचना है। इसके अलावा अगर बात करेंगे जो है रानी केतकी की कहानी, ये जो है इंसाअल्लाह खां की, ये सब 1800 ईस्वी में प्रकाशित रचनाएं हैं जो कि हिंदी गद्य के विकास के लिए जानी जाती हैं। साथ ही साथ में चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग सम्राट के द्वारा लिखी गई है। अकबर के समय काल में एक प्रकार से इसमें अकबर की महिमा का वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से ये सब गद्य रचनाएं शुरुआती दौर से लिखी जा रही हैं। ऐसे ही पद्म पुराण जो है रचना, पद्म पुराण का भाषा अनुवाद हुआ, वो भी गद्य में हुआ, पंडित दौलत राम ने किया, ठीक है। ऐसे ही तमाम रचनाएं और लिखी गई जो एक प्रकार से हिंदी गद्य के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए, नासकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? सदल मिश्र हैं। क्लियर। लल्लू लाल की रचना कौन सी भैया? लल्लू लाल की रचना कौन सी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मैंने लल्लू लाल के बारे में बताया था, लल्लू लाल ने कौन सी रचना लिखी है? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। इंसाअल्लाह खां की कहानी है, रानी केतकी की कहानी, ये बातें आप ध्यान रखेंगे। चले, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, दूसरा नंबर प्रश्न है, हिंदी गद्य का सूत्रपात कब से कब तक माना जाता है? हिंदी गद्य का सूत्रपात जो है वो 1800 ईस्वी से एक प्रकार से शुरू माना जाता है। 1800 ईस्वी से हिंदी गद्य की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राजा भोज का सपना के रचनाकार कौन है? 2022-23 में प्रश्न पूछा गया है। बताए, कई विश्वविद्यालय सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहीं पर लिखे हैं कहीं पर नहीं लिखे हैं, उसको देखने मतलब कि देखिएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। राजा भोज का सपना बताइएगा, राजा भोज का सपना जो रचना है इसके लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? 2023-24 में प्रश्न पूछा गया, 22-23 में। हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा था? भारतेंदु जी ने कहा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। भारतेंदु युग कब से कब तक माना जाता है? 1850 से लेकर के 1900 ईस्वी का जो समय काल है, ये भारतेंदु युग माना जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला, भारतेंदु युग के जो है रचनाकारों में खास करके बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, पंडित प्रताप नारायण मिश्रा जी, ये सब शामिल हैं।
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? भाषा योग वशिष्ठ रचना लिखी है राम प्रसाद निरंजनी जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ये सब क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं, आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आएंगे, एक भी प्रश्न आपका इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप लोग लगातार हिंदी को लेकर के कह रहे थे सर जी हिंदी का एक प्रकार से महासंग्राम मैराथन क्लास आइए, तो मैंने कहा कि बिल्कुल आना चाहिए, तो मैं लेकर के हाजिर हूँ। आप सभी लोग अब आ जाइए भाई, सभी लोग जुड़ जाइए और 1 मिनट के लिए भी आप स्किप मत करिएगा वीडियो को। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रवर्तक किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक जो है हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या किया था? जो है सरस्वती पात्रिका का संपादन किया था 1903 ईस्वी में, ठीक है, संभाला था सरस्वती। और यहाँ से एक प्रकार से आप देखते हैं हिंदी का परिमार्जन और पारिष्करण काम का जो पूरा का पूरा जिम्मे लिया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, उक्त कथन किसका है? 2022-23 में प्रश्न पूछा गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, परीक्षा में 100 to 100% आता है, ध्यान रखेंगे इस बात को। देखें ये सारे क्वेश्चन जो है परीक्षा के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बेकन विचार रत्नावली नाम की एक पुस्तक है महावीर प्रसाद द्विवेदी की, बड़ी फेमस पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। द्विवेदी युग में कई सारे निबंधकार हुए बड़े बड़े, जैसे कि बाबू श्याम सुंदर दास, माधव प्रसाद मिश्रा जी, अध्यापक पूर्ण सिंह जी, ठीक है, ये बात ध्यान। एक चंदा शर्मा गुलेरी नाम के जो है निबंधकार हैं, गोबर गणेश संहिता नाम की एक निबंध लिखते हैं, बड़ा फेमस निबंध है। रसज्ञ रंजन एक निबंध है, अध्यापक पूर्ण सिंह लिखते हैं। कविता क्या है? निबंध। आचार्य शुक्ल का निबंध, बड़ा फेमस निबंध है। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध एक प्रकार से भावात्मक निबंधकार रहे हैं ये, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है वो पूछा था किस में संकलित हुए, तो चिंतामणि भाग 1 भाग 2 भाग 3 में एक प्रकार संकलित है। अच्छा ये बताएं, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, उक्त कथन किसका है? यह कथन है राजा लक्ष्मण सिंह जी का। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था, रट लीजिएगा इन प्रश्नों को, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चंस हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते रहेंगे, ध्यान रखेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कैसा निबंध है बताइए? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध कैसा है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मेरे राम जी का मुकुट जो है क्या हो रहा है? भीग रहा है। इसके लेखक कौन है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह एक प्रकार से कैसा निबंध है पूछा गया है ये। वैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसको लिखा किसने है? देखिए ये निबंध जो है प्रारंभ जो है इससे उदासी से प्रारंभ होता है इस निबंध का। और मेरे राम का जो मुकुट भीग रहा है उसमें आप देखते हैं गीत आता है कि मेरे राम के भीजे मुकुटवा, ठीक है। ये एक प्रकार से उसके बचपन की याद दिलवाता है। लेखक ने श्री राम की तुलना किससे करी है? पुत्र से करी है। इस तरीके से आप देखेंगे कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये रचना की अगर बात करेंगे तो ये रचना एक प्रकार से किसकी है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस रचना के लेखक कौन है बताएं। अच्छा, प्रिया नीलकंठी एक जो है उपन्यास है, किसने लिखा है? कुबेर नायर है, बिल्कुल। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल आप सभी करेक्ट आंसर आ रहे हैं। विद्यानिवास मिश्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल विद्यानिवास मिश्रा जी ने ही लिखा है मेरे राम जी का मुकुट क्या हो रहा है? भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसने लिखा है? बिल्कुल राइट आंसर विद्यानिवास मिश्रा जी का निबंध है। और कैसा निबंध है प्रश्न पूछा गया है? तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये एक व्यक्ति व्यंजक निबंध है। कैसा निबंध है भैया? व्यक्ति व्यंजक निबंध है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, महासंग्राम रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हिंदी बीए थर्ड सेमेस्टर के बच्चे सभी लोग आ जाइए, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले बच्चे, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या नाम है, वो एक प्रकार से जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय बच्चे सभी लोग आ जाइए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में माता कौशल्या किनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं? तो माताओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं कौन? जो है निबंध में माता कौशल्या जी, ठीक है। ये बात आप जाओ, श्री राम की तुलना किससे की गई? पुत्र से करी गई है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, लेखक के अनुसार माता कौशल्या को श्री राम का क्या भीगने की चिंता है? मुकुट भीगने की चिंता है। लेखक के घर जो मेहमान लड़की आई थी उसका क्या नाम था? कृष्णा नाम था। मेहमान लड़की ने दरवाजा खोलने को कहा तो उसकी अवस्था कैसी थी? सहमी हुई अवस्था थी, ठीक है। ये सब जब आप इसको पढ़ेंगे, मेरे राम का मुकुट भीग रहा तो उसमें मिलेगा। कुबेरनाथ राय का जन्म कब हुआ था? कुबेरनाथ राय जी का जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, कुबेरनाथ राय का पहला निबंध कौन सा है? कुबेरनाथ राय का पहला निबंध है प्रिया नीलकंठी। कौन सा निबंध है? प्रिया नीलकंठी, ये बात आप ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन से प्रिया नीलकंठी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है कुबेरनाथ राय को। प्रिया नीलकंठी जो है ये इनका पहला निबंध है कुबेरनाथ राय का, और इसी पर इनको 1969 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए डिजिटल बोर्ड पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इस समय लाइट बहुत दिक्कत है, इस वजह से आपको यहीं पर पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर भी आपको विद्युत तरीके समझ में आएगा सारी चीजें। निषाद बांसुरी 1973 में प्रकाशित निबंध है, किसने लिखा है? निबंध मतलब निषाद बांसुरी ये कुबेरनाथ राय का एक प्रकार से निबंध है, 1973 में प्रकाशित हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुबेरनाथ राय का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो कुबेरनाथ का राय का जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। गाजीपुर सबसे बड़ा गांव माना जाता था, मतलब माना जाता है। कुबेरनाथ राय जो है एक प्रकार से इनका जन्म 1900 कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, भारतीयता की संकल्पना और कुबेरनाथ राय 2009 ईस्वी में यह एक शोध ग्रंथ है, ठीक है, जिसका प्रकाशन हुआ भारतीयता की संकल्पना और कुबेरनाथ राय 2009 में इसका प्रकाशन हुआ। ये किसका शोध ग्रंथ है? ये राजीव रंजन जी ने शोध किया था, किसके ऊपर? कुबेरनाथ राय जी के ऊपर, ठीक है। भारतीयता की संकल्पना और कुबेरनाथ राय नाम का शीर्षक था, और 2009 में इस शोध पत्र जो है ये एक प्रकार से छपाया गया। अगला क्वेश्चन से प्रिया नीलकंठी पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है सम्मान कब मिला था? प्रिया नीलकंठी जो निबंध है किसका निबंध है? कुबेरनाथ राय का। इस पर एक प्रकार से इनको आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान मिला है 1971 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। अशोक के फूल निबंध है, अशोक के फूल निबंध किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है अशोक के फूल, ठीक है। कुटज, अशोक के फूल, ये सब निबंध किसके हैं? ये सब निबंध जो है किसके हैं भैया? ये हैं भैया किसके? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, द्विवेदी जी के। द्विवेदी जी एक ललित निबंधकार हैं। द्विवेदी जी के अलावा विद्यानिवास मिश्रा भी एक ललित निबंधकार हैं, ठीक है। ललित निबंधकार में दो व्यक्तियों का नाम बड़ा फेमस है, एक तो विद्यानिवास मिश्रा जी और एक दूसरे कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। तो दोनों लोग एक प्रकार से ललित निबंधकार की श्रेणी में अग्रगण्य माने जाते हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है भैया। चले, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज़ आप सभी लोग एक प्रकार से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर मान लेते हैं आप में से कोई बच्चा पूरा का पूरा पीडीएफ इन 500 श्रृंखलाओं की पीडीएफ प्राप्त करना चाहता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है, और इसके अलावा और कई विश्वविद्यालय के पेपर जैसे कि राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिल वस्तु, या ऐसे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, ऐसी यूनिवर्सिटीज में माइनर का पेपर भी ऑब्जेक्टिव करवाने के लिए व्यवस्थाएं हो रही हैं। हालांकि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और राम मनोहर लोहिया का क्लियर है कि माइनर का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, पिछले वर्ष से ही शुरू हो गया है। तो उन सभी के लिए भी यह लेक्चर महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदी गद्य माइनर में भी पढ़ना पड़ता है और मेजर में भी, ठीक है। बाकी डीडीयू वाले बच्चे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी वाले बच्चे, आगरा विश्वविद्यालय के जो बच्चे हैं, इसके अलावा मासा कुंभरी विश्वविद्यालय के बच्चे, एमजेपीआरयू के बच्चे, ठीक है, मासा कुंभरी विश्वविद्यालय के बच्चे, और भी कई विश्वविद्यालय के बच्चे, बीयू झांसी के बच्चे, या ऐसे और कई विश्वविद्यालय जिनकी परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव हो रही हैं, उन सभी के बच्चे एक प्रकार से ज्वाइन हो सकते हैं और इसको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। केवल एक सब्जेक्ट का नहीं, सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ के लिए व्यवस्था कर दी गई है। एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर, मात्र और मात्र एक प्रकार से इसी पर एसएमएस करना है आपको। क्या करके? आपका नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, और आपके क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम लेकर के भेज दीजिएगा। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, क्यूआर स्कैनर, उसी पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपीज़ भेज करके आपको पूरा का पूरा पीडीएफ नोट्स ले लेना है। आपको देखिए ऑब्जेक्टिव का भी पीडीएफ नोट्स है, और साथ ही साथ में लिखित का भी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि आप ऑब्जेक्टिव ना समझ पाए तो लिखित भी देख लें। तो लिखित ऑब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो केवल ऑब्जेक्टिव का ही मिलेगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर केवल एक सब्जेक्ट नहीं, आपका 3 सब्जेक्ट जो मेजर है उन तीनों सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट माइनर है, और इसके अलावा एक को करिकुलर मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन का, इन सभी की तैयारी आपको मात्र 100 रुपीज़ में करवा दी जाएगी। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं सभी लोग जुड़ जाइएगा। प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको तमाम ऑब्जेक्टिव की श्रृंखलाएं मिलेंगी, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और उनको चेक आप कहाँ पर करेंगे? आकर के वीडियोस में चेक कर लीजिएगा कि कितना आंसर आपके सही है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस भी आपको मिल जाएगी, ऐसी प्लेलिस्ट आपके पास सेंड करी जाएगी। तो आप सभी लोग फटाफट से जुड़ जाइएगा। हिंदी का कोर्स जो है एक प्रकार से पूरा का पूरा, और सभी का एक प्रकार सभी सब्जेक्ट की चीज़ें, सभी सब्जेक्ट के कोर्स बिल्कुल और बिल्कुल 100 रुपये में आपको दिए जा रहे हैं। तो जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि नामांकन एक प्रकार जितना जल्दी आप करवाएंगे आपका ही फायदा होगा। तो जल्दी जुड़ेंगे आपका ही फायदा होगा, क्योंकि एक प्रकार जल्दी से जल्दी सीटें फुल हो जानी है। तो आप सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं
मतलब जितने भी लोग जुड़े हुए हैं तो वो लोग जानते होंगे, और जो नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा। SMS करिए 9161 93 60 62 पर, और सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको PDF नोट्स मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का भी और लिखित का भी। चलें आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। और भी आपका जो सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट के मेरे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, हिंदी, संस्कृत, ठीक है, अंग्रेजी, सभी का ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है भैया, देखेंगे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस युग का प्रवर्तन किया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस युग का प्रवर्तन किया भैया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर कौन सा युग चलता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर चलता है। शुक्ल युग जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर पड़ता है। शुक्लोत्तर का मतलब होता है शुक्ल जी के बाद वाला युग शुक्लोत्तर युग होता है। भारतेंदु युग तो आप जानते हैं भारतेंदु जी के नाम पर चलता है। अच्छा, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, 2022-23, 2024-25 सब में, मतलब 2023-24 सब में पूछा गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और ललित निबंधों में जैसे प्रिया नीलकंठी, कवि कर्तव्य, ये सब ललित निबंध है। आपसे पूछा था कि 2 ललित निबंध के नाम बताएं, तो आप बता सकते हो कि कवि कर्तव्य एक ललित निबंध है, प्रिया नीलकंठी भी कवि जो कुबेरनाथ राय की है वो भी एक ललित निबंध है। प्रिया नीलकंठी के लेखक कौन है? कुबेरनाथ राय हैं, कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। अशोक के फूल, कवि कर्तव्य, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये सब रचनाएं भी एक प्रकार से मतलब अशोक के फूल तो किसकी रचना? अशोक के फूल, और ये एक प्रकार से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं, तो ये सब ध्यान रखेंगे। कई बार परीक्षा में प्रश्न, एक बार 2024 में प्रश्न पूछा गया, करुणा जो है ये एक प्रकार से इसकी विधा क्या है? तो निबंध विधा की रचना है करुणा, ठीक है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग एक प्रकार से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा, सुखमय जीवन, और बुद्धू बुद्धू का कांटा और उसने कहा था, 3 कहानियाँ चंद्रधर शर्मा गुलेरी की हैं, बड़ी फेमस कहानियाँ हैं। सुखमय जीवन का प्रकाशन 1911 में हुआ। बुद्धू का कांटा 1914 में प्रकाशन हुआ। उसने कहा था कहानी, बड़ी फेमस कहानी, 1915 में एक प्रकार से इसका प्रकाशन। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई, सभी लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या आ चुका, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आ रहे हैं भैया। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से आते रहते हैं, और मैं आपके लिए व्यवस्था करता रहूँगा हर एक चीज़ की, ताकि आप एक प्रकार से चीज़ों को समझते रहें, पढ़ते रहें, और ऐसे ही एक प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि एक प्रकार से हम भी एक प्रकार से आगे बढ़ें और आप ही आगे बढ़ते रहें, ठीक है। चले, प्रश्न क्या आ चुका है भाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस युग का प्रवर्तन के नाम पर हुआ? द्विवेदी युग के नाम पर हुआ। सरस्वती पात्रिका का संपादन द्विवेदी जी ने कब किया? बताइएगा। सरस्वती पात्रिका का संपादन द्विवेदी जी ने कब किया भैया? 1903 ईस्वी में सरस्वती पात्रिका का संपादन किसने संभाला था? आचार्य महावीर प्रसाद मतलब की जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, इनके पत्रिका से जब कोई प्रकाशित रचनाएं आती थी प्रकाशन के लिए, तो उसकी जो कमियां होती थी यह भी ये बता देते थे, ठीक है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है बड़े विद्वान आदमी थे। भाषा का परिष्करण, परिमार्जन सब इन्हीं के द्वारा हुआ। द्विवेदी युग कब से कब तक रहा? द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से लेकर के 1920 ईस्वी तक का जो समय काल है द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। माधव प्रसाद मिश्र व अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार थे? माधव प्रसाद मिश्रा जी और अध्यापक पूर्ण सिंह जी, ये द्विवेदी युग के निबंधकार ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन से, द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। द्विवेदी युग के निबंधकारों में गुलाब राय, बाबू गुलाब राय, बालकृष्ण भट्ट जी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जो कि एक बहुत बड़े कहानीकार भी हैं। तो देखिए, द्विवेदी युग के निबंधकार में एक प्रकार से गुलाब राय और बालकृष्ण भट्ट जी नहीं शामिल है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के हैं, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अगर बात करें तो ये द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रसज्ञ रंजन किसका निबंध संग्रह है? रसज्ञ रंजन जो है, इसी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो निबंध लिखे गए हैं वो एक प्रकार से प्रकाशित है, निबंध संग्रह है ये रसज्ञ रंजन, ठीक है। रसज्ञ रंजन, इस निबंध संग्रह का मतलब होता है कि कई सारे निबंधों की एक पुस्तक छाप दी जाती है, ठीक है। चले, अगला क्वेश्चन है, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, बहुत ही फेमस निबंध है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का ही है। आचार्य मतलब क्या है भैया निबंध? आपका निबंध है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही फेमस प्रश्न आ चुका है। अज्ञे का काव्य संग्रह भग्नदूत का प्रकाशन कब हुआ? बताएं, अज्ञे का काव्य संग्रह है भग्नदूत, इसका प्रकाशन कब हुआ महोदय? तो अज्ञे का काव्य संग्रह भग्नदूत का प्रकाशन 1933 में हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। त्रिपथगा कहानी संग्रह के लेखक, त्रिपथगा जो है जिसमें अज्ञे की कहानियां प्रकाशित हुई हैं, ये पुस्तक है एक, अज्ञे की कई कहानियां जो हैं इसमें है त्रिपथगा में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
अच्छा, त्रिपथगा कहानी संग्रह किस वर्ष प्रकाशित हुआ? त्रिपथगा जो कहानी संग्रह है 1931 में प्रकाशन में आता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अज्ञेयकृत स्मृति लेखा किस विधा की रचना है? बताएं। अज्ञे की रचना है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे, जिन पर मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव था। सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया, उसका प्रभाव आप देखेंगे अज्ञे पर जैनेन्द्र कुमार पर इन पर था। अज्ञे प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, ठीक है। और तार सप्तकों का प्रकाशन भी इनके द्वारा किया जाता था। कवि भी हैं और लेखक भी हैं। अज्ञेयकृत जो स्मृति लेखा है इस विधा इसकी मतलब कि किस विधा की रचना है? संस्मरण विधा की रचना है स्मृति लेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मनेपद अज्ञे की कौन सी विधा की रचना है? आत्मनेपद एक आलोचना विधा की रचना है अज्ञे की, ठीक है। आगे देखते हैं अज्ञेयकृत अद्यतन विधा की रचना है। बताएं। अज्ञेयकृत अद्यतन जो रचना है ये आलोचना विधा की ही रचना है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। अपने अपने अजनबी, बताइए भैया। अपने अपने अजनबी करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। अपने अपने अजनबी अज्ञे की कौन सी विधा है? बताइए। अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी ये एक प्रकार से रचना है उपन्यास विधा की। लिखा किसने इसको, इस उपन्यास को, अपने अपने अजनबी को? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। अगला प्रश्न, तार सप्तक के संपादक व आयोजक कौन थे? तार सप्तक के संयोजक भी और आयोजक भी कौन थे? अज्ञे जी ही थे, ठीक है, अज्ञे। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। और तार सप्तकों का प्रकाशन सबसे पहली बार कब हुआ था? 1943 में हुआ था, ठीक है। 7 कवि इसमें शामिल थे। अज्ञे किस तार सप्तक के कवि थे? तो अज्ञे प्रथम तार सप्तक यानी जिसको केवल तार सप्तक कहते हैं उसी के कवि थे, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। यशपाल लेखक हैं, बताएं। यशपाल कैसे लेखक हैं? मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी, मनोवैज्ञानिक या इनमें से कोई नहीं? तो यशपाल जी जो हैं ये मार्क्सवादी लेखक हैं। कैसे हैं? मार्क्सवादी हैं। इन पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव रहा। ये एक प्रकार से आप देखते हैं यशपाल झूठा सच एक उपन्यास लिखते हैं, बड़ा फेमस उपन्यास है झूठा सच, ठीक है। और ये एक प्रकार से इस उपन्यास को लिखते हैं, झूठा सच नाम का उपन्यास। यशपाल जी ने पर्दा कहानी भी लिखी है, ठीक है, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, पर्दा किस विधा की रचना है? बताएं। पर्दा किस विधा की रचना है? तो पर्दा एक कहानी विधा की रचना है जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अगला क्वेश्चन है, पर्दा किसकी रचना है? 2023-24 में प्रश्न पूछा गया है। पर्दा एक कहानी है, यशपाल की कहानी है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और जयनेंद्र की कहानी एक पिता, बड़ी फेमस कहानी है। पिता ज्ञान रंजन की कहानी है, ठीक है। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन है। जयनेंद्र कुमार की रचना कौन है? बताएं। पाजेब, पाजेब जो रचना है जयनेंद्र कुमार की मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई है, मनोविश्लेषणवाद के प्रभाव पर। फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है आत्मा राम का जीव, नहीं ये तो हरिशंकर परसाई का है, आत्मा राम का जीव, सॉरी भोला राम का जीव किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की रचना है, व्यंग है वो। हरिशंकर परसाई एक बड़े व्यंगकार हैं, ठीक है। अब ये फणीश्वरनाथ रेणु एक आंचलिक कहानीकार हैं। तो आपसे आंचलिक कहानीकार के बारे में पूछता तो आप फणीश्वरनाथ रेणु का नाम बताइए, ठीक है। मैला आंचल, ठीक है। और इसके अलावा आप देखते हैं मैला आंचल हो गया, फणीश्वरनाथ रेणु का है। पंचलाइट कहानी आप पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरी कसम उर्फ मारे गुलफाम जो आपके पाठ्यक्रम में है, ये सब रचनाएं रेणु जी की हैं। बहरहाल पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल हैं। आगे देखेंगे पर्दा कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है? पर्दा कहानी के मुख्य पात्रों की अगर बात की जाए, पर्दा कहानी के मुख्य पात्र कौन कौन है महोदय? इसमें चौधरी पीर बकस जो है ये मुख्य पात्र के रूप में सामने आते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अम्र तुम्हारा हुआ क्या करेगा? अम्र तुम्हारा हुआ क्या करेगा? अम्र तुम्हारा खा का क्या करेगा? उसका तो जूती भी नहीं बनेगा, तुम्हारा ख्याल से तो टाट अच्छा। या कथन पर्दा कहानी का ही है और ये किसने कहा था? खान बब्बर ने इस कथन को कहा था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यशपाल कथाकार हैं प्रेमचंद के पहले के या प्रेमचंद के बाद के या प्रेमचंद युग के हैं या फिर इनमें से सभी में काम किया? यशपाल बेसिकली प्रेमचंदोत्तर कवि हैं। प्रेमचंदोत्तर मतलब की कथाकार हैं प्रेमचंद के बाद, ठीक है। प्रेमचंद का बाद 1936 के बाद वाले कथाकार हैं, तभी तो इन पर जो है मार्क्सवाद का प्रभाव है। अगला प्रश्न, यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल का जन्म हुआ था भैया 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को, पहले ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्र छात्राओं ने 3 दिसंबर 1903 लगाया, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी के आ रहे हैं। चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। पिंजड़े की उड़ान किसकी कहानी है? बताएं। पिंजड़े की उड़ान किसकी कहानी महोदय? यशपाल जी की कहानी है पिंजड़े की उड़ान, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी में चौधरी पीर बकस की शिक्षा हुई थी, तो प्राइमरी स्कूल से हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन हैं ये सब, परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। कर्म भूमि उपन्यास का रचनाकाल, कर्म भूमि उपन्यास का रचनाकाल सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे।
अच्छा, फणीश्वरनाथ रेणु जी जो हैं, वो एक प्रकार से संवादिया कहानी जो है उसके लेखक फणीश्वरनाथ रेणु ही हैं। ठीक है, संवादिया कहानी में बड़ी बहुरिया संदेश भेजती है, तो संदेश ले जाने वाले को ही जो है संवादिया कहा जाता है। हरिगोविंद जो है ये एक प्रकार से इसमें एक मुदयाइन, हरिगोविंद ये सब इसके पात्र हैं और बड़ी बहुरिया ये भी एक पात्र है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, वापसी कहानी के लेखक कौन है? उषा प्रियंवदा हैं। ठीक है, वापसी कहानी के मुख्य पात्र में कौन शामिल है? मतलब कि गजाधर बाबू शामिल है। ओके, ये सब प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है। उषा प्रियंवदा जी की कहानी है। बसंती नाम की एक पात्र भी इसमें है। ठीक है, और ये वृद्ध विमर्श पर लिखी गई एक रचना है वापसी कहानी। क्लियर। और गजाधर बाबू जो है ये एक प्रकार से जो है बड़े फेमस किरदार में इसमें आते हैं, कहानी विधा की रचना है। अच्छा, इन्होंने एक कहानी और लिखी थी उषा प्रियंवदा ने, 55 खंभे लाल दीवारें। 55 खंभे लाल दीवारें ये रचना भी इन्हीं की ही है, उषा प्रियंवदा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका, कर्मभूमि उपन्यास का रचना काल। 2022-23 में प्रश्न पूछा गया कर्मभूमि। कर्मभूमि उपन्यास किसका है? सबसे पहले ये जानिए, कर्मभूमि उपन्यास के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी की कई उपन्यास फेमस जैसे कि, अच्छा इसका बता दूं मैं, रंगभूमि मतलब कि कर्मभूमि का जो प्रकाशन हुआ है, कर्मभूमि जो है रचना प्रकाशित कब हुई भैया? 1933 में। कहीं पर ऑप्शन में है 1933। 1933 ऑप्शन में आपको कहीं पर दिख रहा है? 1933 नहीं दिख रहा है तो आप क्या लगाओगे? 1933 अगर आपको नहीं दिख रहा है महोदय तो आप क्या लगाएंगे? बिल्कुल, तब आप लगा दीजिएगा 1932। ठीक है, 1932 भी आप लगा सकते हो। बाकी अगर इनके उपन्यासों की बात की तो कई सारे उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं, जैसे कि इनका एक उपन्यास है प्रेमा। ठीक है, प्रेमा उपन्यास जो है 1907 में आता है। प्रेमा उपन्यास कब आता है? 1907 में। इसके अलावा प्रेमा के बाद में इनका अगला उपन्यास आता है सेवा सदन 1918 में। ठीक है, सेवा सदन उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? सेवा सदन 1918। ठीक है, सेवा सदन भैया कब? 1918 में सेवा सदन का प्रकाशन हुआ। इसके बाद में अगला जो उपन्यास इनका आता है 1921 में। ठीक है, 3 सालों के बाद में वरदान नाम का उपन्यास इनका प्रकाशन होता है, वरदान। ठीक है, वरदान 1921 में। ठीक है, 1921 के बाद में इसके 4 सालों के बाद, मतलब 1921 के 1 साल के बाद में एक उपन्यास और आता है इनका, प्रेमाश्रय। ठीक है, प्रेमाश्रय 1922 में प्रकाशन हुआ इसका, 1922 में। फिर इसके बाद में 1922 से 3 सालों के बाद में आप देखते हैं रंगभूमि उपन्यास आता है, रंगभूमि। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास की बात की तो 1925 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए रंगभूमि के बाद में कौन सा आता है आपका? कायाकल्प नाम का उपन्यास आता है, कायाकल्प। ठीक है, लिख लीजिएगा सभी लोग। कायाकल्प उपन्यास का प्रकाशन हुआ भैया, कायाकल्प का 1 साल बाद 1926 में कायाकल्प आता है। इसके अलावा कायाकल्प के बाद में निर्मला उपन्यास 1927 में, एक एक सालों के बाद में आ रहा है निर्मला। ठीक है, ये पीक पॉइंट पर चल रहे हैं मुंशी प्रेमचंद उस समय के लेखक की रचनाएं हैं। 1927 में ये। फिर उसके बाद में गबन उपन्यास इनका आता है 1931 में। ठीक है, गबन 1931। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं गबन के बाद में अगला जो इनका उपन्यास आता है वो आता है आपका कर्मभूमि। ठीक है, कर्मभूमि उपन्यास जो आता है 1931 मतलब 32-33 के आसपास आता है। ठीक है, 1900 आप 33 कर लें या 32 कर लें, 1932-33। ठीक है, इसी के आसपास प्रकाशन होता है। फिर इसके बाद में 1936 में फाइनली इनका सबसे फेमस उपन्यास आता है गोदान, 1936। ठीक है, गोदान। और 1936 में इनकी एक कहानी भी प्रकाशित होती है, बड़ी फेमस कहानी है, कफन नाम की कहानी। ठीक है, ये एक प्रकार से मुंशी प्रेमचंद 1880 से लेकर के 1936 ईस्वी तक एक प्रकार से इनका जो है समय काल रहता है। धनपत राय इनका मूल नाम था, बाद में इनका नाम बदल करके नवाब राय बनारसी के नाम से कविताएं लिखा करते थे। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू लेखक जो है थे, उनका नाम था दया नारायण निगम, उन्होंने दिया था। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। बंगला के कथाकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय ने इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे। सेवा सदन उपन्यास का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है इनका। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है, 1926 में जो प्रकाशन हुआ। 1907 ईस्वी में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना भी करी। तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद बड़े फेमस कवि हैं, बड़े फेमस जो है उपन्यास और कहानीकार हैं ये। और जो है गोदान के बाद में इनका एक और आता है उपन्यास 1948 में जो अधूरा रह गया। ठीक है, 1948 में जो इनका उपन्यास लिखा गया था मंगलसूत्र नाम का, वो अधूरा रह गया है, मंगलसूत्र। ठीक है, ये अधूरा उपन्यास है इनका 1948 में जिसका प्रकाशन हुआ। तो इस तरीके से प्रेमचंद जो हैं ये एक प्रकार से बहुत ही विद्वान आदमी थे। और इनके पुत्र अमृत राय, उन्होंने एक प्रकार से कलम का सिपाही नाम का एक जीवनी लिखी इन्हीं के नाम पर। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है अमरकांत के पिता का क्या नाम था? अमरकांत जो हैं ये समरकांत के मतलब जो है पुत्र हैं। अमरकांत के पिताजी का नाम था समरकांत और कर्मभूमि उपन्यास के सब पात्र हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया,
प्रेमचंद मंदिरों में अछूतों का प्रवेश निषेध संबंधी प्रश्नों को उठाते हैं। तो प्रेमचंद मंदिरों में अछूतों के प्रवेश से को निषेध से संबंधित जो प्रश्न उठाते हैं वो कर्मभूमि उपन्यास में उठाते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सुखदा और प्रेमचंद की किस उपन्यास की पात्र है? सुखदा जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है भैया? तो सुखदा जो है कर्मभूमि उपन्यास की पात्र है। सुखदा, समरकांत, अमरकांत, ये सब कर्मभूमि में ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी उपन्यासों ने प्रेरणा ग्रहण की कहाँ से? तो हिंदी उपन्यासों ने एक प्रकार से बेसिकली बांग्ला साहित्य और मराठी साहित्य से प्रेरणा ग्रहण की है। ठीक है, कहीं कहीं पर बांग्ला साहित्य भी मिलता है, कहीं कहीं पर मराठी साहित्य भी मिलता है। बेसिकली उपन्यासों की प्रेरणा बांग्ला साहित्य या मराठी साहित्य दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अय्यारी, तिलस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? फटाफट से आप बताएंगे। अय्यारी, तिलस्मी और जासूसी प्रवृत्ति किस काल के उपन्यासों की विशेषता है? तो प्रेमचंद और प्रेमचंद मतलब कि से पूर्व जो उपन्यास थे उन्हीं उपन्यासों में आप देखते हैं तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी टाइप की प्रवृत्ति आपको दिखेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यासों में। अगला प्रश्न, हिंदी का अंग्रेजी शैली में प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का प्रश्न बहुत ही जबरदस्त आ चुका भैया। हिंदी का अंग्रेजी शैली में प्रथम मौलिक उपन्यास। हिंदी का अंग्रेजी शैली में प्रथम मौलिक उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है। इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। चंद्रकांता जो संतति उपन्यास है, एक प्रकार से बड़ा फेमस उपन्यास है। ये तिलस्मी और ये जो है जासूसी मतलब कि ये इसी टाइप का तिलस्मी टाइप का उपन्यास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद युग के उपन्यासकार कौन कौन से हैं? प्रेमचंद के उपन्यासकारों में जैसे जयशंकर प्रसाद जी हो गए, निराला जी हो गए, जैनेन्द्र कुमार हो गए, ये सब एक प्रकार से प्रेमचंद युग के उपन्यासकार में शामिल है। 2023 में प्रश्न आया हुआ है पिछले वर्ष। प्रेमचंद की रचना इनमें से कौन सी है? देखिए प्रेमचंद, देखिए कर्मभूमि, मंत्र, गबन, ये सब रचनाएं किसकी हैं? प्रेमचंद जी की ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ होता है? सभी लोग बताइएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी लोग जानते ही होंगे। चले, एक आदत मेरी पड़ गई, बच्चे बहुत मौज लेते हैं हमारी कभी कभी, ये एक प्रकार से मैं बोलता रहता हूँ बहुत बहुत बार। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बीच बीच में निकल जाता है, आदत पड़ जाती, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं कब बोल देता हूँ। ठीक है, तो माफ़ी चाहूँगा। हिंदी नाटकों का विकास क्रम किस लेखक की रचनाओं से प्रारंभ होता है? तो हिंदी नाटकों का विकास क्रम जो है वो भारतेंदु के रचनाओं से प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्ना मतलब कि प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। असनावली नाटक, असनावली नाटक का हिंदी में अनुवाद किस भाषा से किया गया था? असनावली नाटक जो है इसका हिंदी में अनुवाद जो है वो एक प्रकार से मतलब अ, हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो भारतेंदु जी ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारतेंदु का मूल नाटक नहीं है? भारतेंदु का मूल नाटक इनमें से देखिए सती प्रताप, अंधेर नगरी, नील देवी इनके मूल नाटक हैं, जबकि पाखंड विखंडन इनका मूल नाटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया था? मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाम इन्होंने एक प्रकार से दुर्लभ बंधु के नाम से इसका हिंदी में अनुवाद किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, बताएं। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो इनमें से देखें, सूती प्रताप, प्रेम जोगिनी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, ये सब नाटक भारतेंदु जी के हैं, जबकि कारवा नाटक इनका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, इस प्रश्न का उत्तर डी ही करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, विशस्य विशस्य विषम औषधम नाटक के रचयिता कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक ही है ये। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? बताइएगा, संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद भारतेंदु जी ने किस नाम से किया? तो पाखंड विखंडन नाम से किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अच्छा, वहाँ पर रत्नावली नहीं, रत्नावली कर लेंगे। ठीक है, चले, अगला प्रश्न, भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने किस नाटक की रचना की थी? भारतेंदु जी के पिताजी का नाम था गोपाल चंद्र गिरधर दास, वो भी एक अच्छे नाटककार थे। शुरुआत से इनको विरासत में चीज़ें मिल गई थी। अच्छा, भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी के आसपास माना जाता है। प्रसाद युग 1900 से 1950 तक माना जाता है। प्रसादोत्तर नाटक जो है 1950 के बाद में। ठीक है, नाटकों का ये एक प्रकार से प्रसाद जी के अकॉर्डिंग होता है। चले, भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास ने किस नाटक की रचना करी थी भैया? तो उन्होंने किस नाटक की रचना करी थी? नहुस नाम का जो नाटक है उन्होंने लिखा था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न आ चुका है, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक नामक ग्रंथ लिखा था? बताइए, किस नाटककार ने नाट्य शिल्प से संबंधित नाटक ग्रंथ लिखा था? तो भारतेंदु जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक जीवन के एक अंश की झांकी देता है। एक जीवन एक अंश की झांकी देता है, किसका कथन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, अंधेर नगरी नाटक जो है भारतेंदु जी का बड़ा फेमस नाटक है। उसका प्रकाशन 1881 में हुआ था। अंधेर नगरी, अनबोज राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, आप जानते होंगे। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है, एक जीवन के लिए एक जीवन के एक अंश की झांकी देता है, ये कथन जो है लक्ष्मी नारायण लाल का है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आ चुका है, एकांकी नाटकों में एक ही घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचयन करती हुई चरम सीमा तक पहुंचती है, यह कथन किसका है? बताइए, यह कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। माधुरी नामक एकांकी किसका जो है, बताएं। राम कुमार वर्मा का माधुरी एकांकी है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। माधुरी किस तरह की एकांकी है? तो माधुरी जो है किस तरह की है? पौराणिक एकांकी है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। हिंदी एकांकी नाटक की मौलिक प्रवृत्ति प्राप्त हुई, बताएं। भारत से, पश्चिमी देशों से, बांग्लादेश से, म्यांमार से? फटाफट से आप बताएंगे। तो हिंदी एकांकी नाटक की जो मौलिक प्रवृत्ति है वो पश्चिमी देशों से आई है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। एक घूंट 1929 में प्रकाशित एकांकी हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है, जो कि जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। अगला प्रश्न अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी क्या है? एक प्रहसन है, प्रहसन टाइप का नाटक है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। प्रहसन और नाटक दोनों होगा तो प्रहसन ही लगेगा। अगला प्रश्न, ईद की होली सेठ गोविंद दास का कैसा एकांकी है? ईद की होली जो है एक एकांकी है, किसकी एकांकी है? सेठ गोविंद दास की एकांकी है। ये एक समस्या मूलक एकांकी की श्रेणी में आती है। ठीक है, समस्या प्रधान एक प्रकार से समस्या मूलक है। गा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन से, उपेंद्र नाथ अस्क का चरवाहे कैसा एकांकी है? बताएं। उपेंद्र नाथ अस्क का चरवाहे एकांकी जो है ये प्रतीकात्मक एकांकी है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है? तो हिंदी एकांकी का जो विकास है भारतेंदु युग से माना जाता है। इसका का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उपेंद्र नाथ अस्क रचित जोंक किस प्रकार की एकांकी है? तो उपेंद्र नाथ अस्क रचित जो जोंक रचना है ये एक प्रकार से एक सामाजिक व्यंग टाइप की क्या है? एक सामाजिक व्यंग टाइप की एकांकी है। इसमें समाज पर व्यंग किया गया है। ठीक है, समाज की किसी कुप्रथाओं पर व्यंग किया गया है। क्लियर, ध्यान रखेंगे इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते हुए चलेंगे। चले भाई। अच्छा, आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी विधा की रचना है। ठीक है, विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा है। लेकिन आवारा मसीहा जो किसके लिए लिखी गई? शरत चंद्र चटर्जी की जीवनी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्या भूलूं क्या याद करूं? बताएं, क्या भूलूं क्या याद करूं भैया? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? बिल्कुल आत्मकथा विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन ने अपने ऊपर लिखी है। हरिवंश राय बच्चन का एक प्रकार से ये आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का एक प्रकार से आत्मकथा क्या है? अपनी खबर। ठीक है। अच्छा, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन, सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, नीड़ का निर्माण कर ये हरिवंश राय बच्चन की ही एक प्रकार से आत्मकथा है। सिंहावलोकन यशपाल की है। मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यान की आत्मकथा है। ठीक है, राजेंद्र यादव की आत्मकथा है। मुड़ मुड़ के देखता हूँ, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की क्या है? एक आत्मकथा है। क्लियर, जो हरिवंश राय बच्चन एक प्रकार से है, इनकी जो आत्मकथा है क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके 4 जो है खंड हैं। ठीक है, 4 खंडों में प्रकाशित रचना है। एक है बसेरे से दूर, ठीक है, एक है नीड़ का निर्माण, फिर एक है 10 द्वार से सोपान तक, और एक है क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने भागों में बटी हुई भैया? तो 4 भागों में बटी हुई है। पहला क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण, फिर और 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भागों में बटी हुई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आ चुका है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा पंडित राहुल संकृत्यान की यात्रा है। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना अपनी खबर। पांडे बेचन शर्मा उग्र उग्र की रचना अपनी खबर क्या है? एक आत्मकथा है अपनी खबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन आ चुका है, हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? ये लगातार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। हिंदी की पहली आत्मकथा जो है वो है अर्धकथानक। अर्धकथानक जो है ये हिंदी की पहली आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है इनमें से। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक और क्या भूलूं क्या याद करूं, 4 भाग हैं। अपनी खबर ये किसकी रचना है? अपनी खबर जो है ये पांडे बेचन शर्मा उग्र का एक प्रकार से आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर इसका सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका, कस्तूरी कुंडली बसई आत्मकथा किसकी है? कस्तूरी कुंडली बसई आत्मकथा किसकी है? मैत्रेय पुष्पा की है। मैत्रेय पुष्पा की है कस्तूरी कुंडली बसई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना भाग 1 किस विधा की रचना है? निराला की साहित्य साधना भाग 1 किस विधा की रचना है? तो निराला की साहित्य साधना भाग 1 जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। जीवनी और आत्मकथा में डिफरेंस होता है। जीवनी किसी दूसरे लेखक की लिखी जाती है, ठीक है, जो फेमस पर्सनालिटी है, और आत्मकथा खुद की लिखी जाती है। दलित आत्मकथा इनमें से कौन सी नहीं? देखें, अपनी खबर जो है ये दलित आत्मकथा नहीं है, ये एक प्रकार से पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी अपने अपने पिंजरे, मुर्दहिया और जूठन, जूठन ओम प्रसाद वाल्मीकि की आत्मकथा है, आपके पाठ्यक्रम में संकलित भी है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले भाई, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका है भाई, सभी लोग देखिएगा। चले, वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी दोस्तों से निवेदन, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? बताएं, कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है इनमें से? देखिए, भूत के पांव, बारात की वापसी, निठल्ले की डायरी, ये सब हरिशंकर परसाई का व्यंग रचना है। हिंदी के सबसे जो है जबरदस्त जो व्यंगकार हैं वो हरिशंकर परसाई ही हैं, ठीक है। तो इनकी व्यंग रचना जो नेताजी नेताजी कठिन, ये इनका एक प्रकार से नहीं है। नेताजी कठिन एक प्रकार से ये इनका व्यंग रचना नहीं है, बाकी तीनों इनकी व्यंग रचनाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर लग जाएगा। अगला प्रश्न, नेताजी कठिन के लेखक कौन है? नेताजी कठिन के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी जी। मनोहर श्याम जोशी की रचना कौन सी है? नेताजी कठिन, ठीक है, नेताजी कठिन। अच्छा, निठल्ले की डायरी किसकी है? निठल्ले की डायरी किसकी रचना है बताएं? निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई की रचना है। तुलसी चंदन घिसे, इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी ही हैं, ठीक है। इसके अलावा सदाचार का ताबीज, ये भी हरिशंकर परसाई के ही व्यंग ग्रंथ है। भोला राम का जीव व्यंग ही है, ठीक है। भोला राम का जीव, ये सब व्यंग विधा की रचना है और किसकी कहानी टाइप में है, व्यंग विधा की रचना है। और भूत के पांव, ये सब हरिशंकर परसाई की रचना है, ठीक है। ऐसे ही आप देखते हैं जो है विकलांग श्रद्धा का दौर, वैष्णवन की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ये सब व्यंग एक प्रकार से हजारी मतलब कि इनका हरिशंकर परसाई जी का है। क्लियर? निम्न में से कौन व्यंगकार नहीं है इनमें से? बताएं, इनमें से कौन व्यंगकार नहीं है? देखिए, रविंद्रनाथ त्यागी बड़े अच्छे व्यंगकार हैं, लतीफ घोंघी भी व्यंगकार हैं, और हरिशंकर परसाई तो है हैं, ठीक है। आज्ञे जी एक प्रकार से व्यंगकार नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। अगला प्रश्न, इनमें से स्वतंत्रोत्तर हिंदी व्यंग्यकार नहीं है। स्वतंत्रता के बाद वाली हिंदी व्यंग्यकार में कौन किसका नाम नहीं आता है? तो बाल मुकुंद गुप्त का नाम नहीं आता है। बाल मुकुंद गुप्त जो है ये स्वतंत्रता के बाद के व्यंग्यकार नहीं, स्वतंत्रता के पहले के हैं। बाकी रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ला जी और नरेंद्र कोहली, ये सब एक प्रकार से कैसे निबंधकार हैं, मतलब ये सब कैसे व्यंग्यकार हैं? ये सब व्यंग्यकार भैया कैसे हैं? ये सब व्यंग्यकार जो हैं स्वतंत्रता के बाद के व्यंग्यकार हैं, जबकि बाल मुकुंद गुप्त स्वतंत्रता के पहले के हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? हरिशंकर परसाई जी का जन्म जो हुआ था भैया कब हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। 22 अगस्त 1924 को हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था हरिशंकर परसाई जी का जन्म? कब हुआ था? 22 अगस्त 1924 को हरिशंकर परसाई जी का जन्म हुआ था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। वसुधा नामक मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? हरिशंकर परसाई ही जी थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी का पुरस्कार हरिशंकर परसाई को किस रचना पर मिला था? तो विकलांग श्रद्धा के दौर नाम की रचना पर एक प्रकार से इनको क्या मिला था? जो है हरिशंकर परसाई को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। बाकी भूत के पांव, सदाचार की ताबीज, भोला राम का जीव, ये सब रचना इन्हीं की है। तूफानों के बीच रिपोतार्ज विधा की रचना है। तूफानों के बीच के लेखक कौन है? रांगे राघव। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही फेमस प्रश्न है भैया, सभी लोग देखेंगे। बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया निबंध है, बताइए।
बलिया के ददरी मेले के अवसर पर देशोपकारणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया जो निबंध है वो है भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से लगती अवध भयावह भारी। लगती अवध भयावह भारी ये एक प्रकार से पंक्ति किसकी है? मेरे राम के मुकुट भीग भीग रहा है उसी एक प्रकार से निबंध से है। ठीक है। पूस की रात किसका एक प्रकार से कहानी है? मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। ठीक है। संवादिया कहानी के लेखक कौन है? उषा मतलब उषा प्रेमबदा या कि कौन है? संवादिया कहानी के लेखक लेखिका कौन है भैया? संवादिया फटाफट से आप लोग सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। संवादिया कहानी की लेखिका कौन है? संवादिया कहानी की लेखिका सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बड़ी फेमस कहानी संवादिया कहानी, इसके लेखक कौन है? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है उषा प्रियंवदा जी। वापसी कहानी, संवादिया कहानी ये सब उन्होंने ही लिखी है। संवादिया कहानी विधा की रचना है। अच्छा, ऋण जल धन जल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। ऋण जल धन जल किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है। ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक जरूर करते रहिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके लिए मैं हमेशा लाता रहता हूं और हमेशा आपके साथ में रहा हूं। ठीक है। हर मामले में मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहा हूं। परीक्षा के अंतिम दौर हो या एक प्रकार से आपके परीक्षा की कोई भी एक प्रकार तैयारी हो, अब अंतिम दिनों के लिए एक प्रकार से विधिवत तरीके से मैंने व्यवस्था भी कर दी है ताकि आप कोर्स में ज्वाइन होकर के विधिवत तरीके से पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर पाएँ। मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। तो अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना, सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप क्या करेंगे? आप एसएमएस करेंगे 9161 93 60 62 पर और तुरंत एक प्रकार से ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं ताकि एक प्रकार से आपको सारी पीडीएफ मिल जाए। मात्र कम समय में आपको तैयारी करने का बेस्ट तरीका है। सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जा रही है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या सब्जेक्ट नेम है आप लिख करके भेज दीजिएगा। तुरंत आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको एक जो है 100 रुपीज़ जो है 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको एक प्रकार सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ जो भी आप सब्जेक्ट आप बताएंगे आपके सब्जेक्ट की पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी, जिसमें आपका को करिकुलर कोर्स भी इंक्लूड कर दिया गया है। यानी को करिकुलर की पूरी तैयारी साथ ही साथ में आपके सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। ठीक है। तो आप फटाफट से इसमें के ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है। पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। उपर्युक्त कथन किसका है? 2022-23 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है। ध्रुव स्वामी नाटक आपने सुना होगा। वो ध्रुव स्वामी नाटक एक प्रकार से किसने लिखा है? ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? बिल्कुल भाई आचार्य मतलब क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी बड़े अच्छे नाटककार हैं। बेसिकली उन्होंने एक प्रकार से कैसा नाटक लिखा है? ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है एक ऐतिहासिक नाटक है और ऐतिहासिक नाटक इन्होंने कई लिखे हैं। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था। वाराणसी में इनका जन्म होता है। शुक्ल पक्ष में इनका जन्म होता है। ठीक है। संवत की बात करें तो संवत 1946 आपका जाकर के पड़ेगा। ठीक है। जयशंकर प्रसाद का जन्म जो हुआ था वैश्य परिवार में इनका जन्म होता, सुघनी साहू परिवार में। पिताजी का नाम था बाबू देवीदास। पितामह जी का नाम था एक प्रकार से मतलब इनके पितामह जो थे वो सुघनी साहू से के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। और हिंदी जन्म में आप अगर बात कीजिए मतलब कि हिंदी के महीने की अगर बात की तो माघ महीने में शुक्ल पक्ष के दिन इनका जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद जो थे हिंदू पत्रिका का संपादन भी किया करते थे। ठीक है। 10वीं तिथि पड़ती थी जब इनका जन्म हुआ था। प्रसाद जी 4-5 भाई बहन थे। ठीक है। 4 भाई 5 बहन इस तरीके से थे। प्रसाद जी भाई बहनों में सबसे छोटे थे। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जयशंकर प्रसाद के नाटक जो है ऐतिहासिक धरातल पर लिखे गए हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक 1933 में प्रकाशन हुआ इसका। 3 अंकों का कुल मिलाकर के नाटक है। ध्रुव स्वामी नाटक कितने अंकों का भैया? 3 अंक इस नाटक के। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी किससे प्रेम करती है? चंद्रगुप्त से ध्रुव स्वामिनी प्रेम करती है। जयशंकर प्रसाद का नाटक जो है वो एक जन्मेजय का नाग यज्ञ हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, राजश्री हो गया। ठीक है। ऐसे तमाम नाटक इन्होंने लिखे हैं। आकाशदीप नाम की कहानी बड़ी फेमस है, वो भी लिखी है। छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। छायावाद के एक स्तंभों में से एक माने जाते हैं। ठीक। छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसका कथानक बड़ा ही एक प्रकार से मतलब मिश्रित कथानक है और कुल मिलाकर के 12 पात्र आपको इसमें दिख जाएंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक में। ठीक है। कुल मिलाकर के स्त्री पात्रों की संख्या इसमें 3 स्त्री पात्र हैं जो कि मुख्य रूप से सामने आती हैं और पुरुष पात्र जो है 7 पुरुष पात्र इसमें सामने आते हैं जो कि फेमस हैं। ठीक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की एक प्रकार से नायिका या नायक मान सकते हैं, इसको नायिका मान सकते हैं ध्रुव स्वामिनी को, जिस चूंकि इसी के नाम पर है। ध्रुव स्वामिनी पत्नी है रामगुप्त की, प्रेम करती चंद्रगुप्त से। ठीक है। पूरी कहानी मैंने आपको समझा रखी ध्रुव स्वामिनी की। आप यूट्यूब पर वीडियोस देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। रामगुप्त का महामंत्री कौन है? शिखर स्वामी है। ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। रामगुप्त के राज्य पर चढ़ाई कर देता है शकराज। ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। शकराज संधि के लिए माफी भी मांगने आता है ध्रुव स्वामिनी से। ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के लिए कौन तैयार रहता है? हमेशा चंद्रगुप्त रहता तैयार। चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी आपस में प्रेम करते हैं। तो सारी चीजें हैं।
तो वहीं पर एक प्रकार से यहाँ पर ये रचना लिखी गई। ध्रुव स्वामिनी एक प्रकार से ध्रुव स्वामिनी नाटक में जो है आप देखेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है, अच्छा कोमा जो है वो सकरात से प्रेम करती है। कोमा किससे प्रेम करती है? सकरात से कोमा प्रेम करती है। ठीक है, सकरात जो है वो एक प्रकार से संधि के लिए जो है मांग करता है किससे? ध्रुव स्वामिनी से। तो कहीं न कहीं पूरी कहानी आप समझेंगे चीज़ों को, ठीक है। नायिका कौन है नाटक की? ध्रुव स्वामिनी स्वयं ही है। और ध्रुव स्वामिनी नायक का ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? तो वो है आपका चंद्रगुप्त, ठीक है? ध्यान रखेंगे। क्लियर? आगे देखिएगा, प्रश्न आपका यहाँ पर क्या पूछा गया था? प्रश्न पूछा गया था महोदय कि पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। उपर्युक्त कथन है, ये किसका कथन है? ध्रुव स्वामिनी जी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देवी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेग से या दुख से, कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं है। उपयुक्त कथन किसका है? ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ये ध्रुव स्वामिनी नाटक के कथन है, चंद्रगुप्त का एक कथन था, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के दो पुरुष पात्रों के नाम बताइए। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के दो पुरुष पात्र हैं, एक है रामगुप्त, एक है चंद्रगुप्त। रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी है और चंद्रगुप्त उससे प्रेम करता है। कुल मिलाकर के बात यही है, ठीक है। आगे देखेंगे, ध्रुव स्वामिनी नाटक का खल पात्र नहीं है। खल पात्र मतलब खलनायक में कौन नहीं आता? खल पात्र जो है इनमें से मतलब कि खल पात्र कौन सा नहीं है? एक मिनट, खल पात्र नहीं तो शिखर स्वामी खल पात्र नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है भैया, ये देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मैं केवल यही कहना चाहती हूँ कि पुरुषों ने स्त्रियों को पशु संपत्ति समझकर उन पर अत्याचार करने का जो अभ्यास बना लिया है, यह मेरे साथ नहीं चल सकता। यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो मुझे बेच भी नहीं सकते हो। ये बात एक प्रकार से उपयुक्त कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस पात्र का है? तो ध्रुव स्वामिनी ने ही जो है कहा था। 2024 में प्रश्न पूछा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक किस रचना पर आधारित नाटक है? ध्रुव स्वामिनी जो है ये देवी चंद्रगुप्तम नाटक है, उसी पर एक प्रकार से संस्कृत नाटक है, इसी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित नहीं है? बताएं, इनमें से कौन सा पात्र ध्रुव स्वामिनी नाटक से संबंधित नहीं है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से कौन सा जो है पात्र नहीं संबंधित है ध्रुव स्वामिनी नाटक से? रामगुप्त, मिहिर देव, शिखर स्वामी या अलका? तो सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल अलका जो है इसमें पात्र नहीं है, बाकी रामगुप्त भी है, मिहिर देव भी है और शिखर स्वामी भी इसके पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। मैं पुरुष हूँ नहीं, मैं अपनी आंखों से अपना वैभव और अधिकार दूसरों को अन्याय से छीनते देख रहा हूँ और मेरी वाग्दत्ता पत्नी मेरे ही अनुत्साह से मेरी नहीं रही। उक्त कथन ध्रुव स्वामिनी नाटक के किस पात्र के द्वारा कही गई है? यह चंद्रगुप्त ने कहा था। किसने कहा था? चंद्रगुप्त ने कहा था, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लौटता हुआ दिन, जय पराजय, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक, भंवर, ये सब नाटकों के नाम है। किसने लिखा है नाटक? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग बताइएगा। अच्छा, औरंगजेब की आखिरी रात एक एकांकी किसने लिखी है भैया? औरंगजेब की आखिरी रात, लक्ष्मी का स्वागत, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ अस्क, औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी जो है, इसमें 5 पात्र हैं। किसने लिखा है? उसमें आलमगीर जो है भी एक पात्र है। रिमझिम जो है एक प्रकार से किसका एकांकी? जयशंकर प्रसाद का एकांकी। तो ये बताएं भैया, ये रचना जो मैंने आपको बताई अभी अभी, ये बताएं रचना किसकी है? औरंगजेब की आखिरी रात एक एकांकी विधा की रचना है, जिसके लेखक कौन है? बिल्कुल राइट आंसर है राम कुमार वर्मा जी। राम कुमार वर्मा जी जो हैं इसके लेखक हैं। किसके लेखक हैं भाई? किसके लेखक हैं राम कुमार वर्मा? ये औरंगजेब की आखिरी रात के लेखक हैं। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, भाषा इसकी सरल है, एकदम से सरल और सहज भाषा का प्रयोग करते हैं। ओके, बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, ये सब पृथ्वीराज की एक प्रकार से आंखें, सब रचना किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ही है। बादल की मृत्यु का प्रकाशन 1930 में हुआ, 1937 में पृथ्वीराज की आंखों का प्रकाशन हुआ, ठीक है। ये सब प्रश्न ध्यान रखें, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रचना भी लिखी है इन्होंने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। कौमुदी महोत्सव 1949 में प्रकाशित होने वाली इनकी एकांकी विधा की रचना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो फेमस कारवा एकांकी भुवनेश्वर कुमार की है, बड़ी फेमस भुवनेश्वर कुमार भी हैं, ठीक है। लक्ष्मी नारायण लाल एक व्यक्ति हैं, एकांकीकार हैं, उनकी रचना है मिस्टर अभिमन्यु। ये सब फेमस हैं, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है। प्रश्न आप बताएं कि भाई, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लौटता हुआ दिन,
लौटता हुआ दिन, जय पराजय, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक और भंवर, ये सब किसके नाटक हैं? ये उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं। किसके नाटक हैं भैया? उपेंद्र नाथ अस्क के नाटक हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देवताओं की छाया में, चरवाहे, मुखड़ा बदल गया, तूफान से पहले, साहेब को जुकाम है आदि किसके एकांकी संग्रह हैं? ये सब उपेंद्र नाथ अस्क के एकांकी संग्रह हैं। कौन कौन से भैया? देवताओं की छाया में, चरवाहे, मुखड़ा बदल गया, तूफान से पहले, साहब को जुकाम है, ये सब किसके एकांकी संग्रह हैं? उपेंद्र नाथ अस्क के हैं, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन से, उपेंद्र नाथ अस्क ने नीलाभ प्रकाशन गृह की स्थापना कहाँ की है? बताएं। उपेंद्र नाथ अस्क ने नीलाभ प्रकाशन गृह की स्थापना कहाँ पर करी है? तो इलाहाबाद प्रयागराज में करी है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार अस्क जी को किस सत्र में प्रदान किया गया? बताएं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार जो है अस्क जी को 1965 में दिया गया। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो कुल मिलाकर के 7 पात्र हैं लक्ष्मी के स्वागत एकांकी में। ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। रोशन पुत्र का क्या नाम है? रोशन के पुत्र का अरुण नाम है। रोशन और अरुण ये सब एक प्रकार से जो है इसके इसी के पात्र हैं। किसके पात्र हैं भैया? किसके पात्र हैं? इसी एकांकी के पात्र हैं लक्ष्मी के स्वागत के। अगर लक्ष्मी का स्वागत एकांकी मैंने पढ़ा रखा है, आप देख लीजिएगा वीडियो। रोशन का पुत्र किस रोग से पीड़ित था? रोशन का पुत्र जो था भैया वो डिप्थीरिया रोग से पीड़ित था। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। राम राम तुम लोगों ने क्या कुछ बना डाला, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में किसका कथन है? राम राम तुम लोगों ने क्या कुछ का क्या बना डाला, क्या कुछ का कुछ बना डाला, ये माँ ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। उपेंद्र नाथ अस्क की मृत्यु कब हुई थी? उपेंद्र नाथ अस्क की मृत्यु 19 जनवरी को हुई थी 1996 में। ठीक है। अच्छा, जन्म कब हुआ था उपेंद्र नाथ अस्क जी का? 14 दिसंबर 1910 को इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी भैया कब? 1996 में 19 जनवरी की डेट को। यह बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। अभी बहुत क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, सभी को मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा, नहीं तो आपका बड़ा लंबा समय चला गया, 2-3 घंटे पहुंच जाएंगे। मैं तीव्र गति से आगे बढ़ता हूं ताकि 1.5 घंटे में सब कुछ कवर कर दूं। जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी भाषा के लिए किस लिपि के पक्षपात थे? तो जॉन गिलक्राइस्ट जो थे वो रोमन लिपि के पक्षपाती थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी भैया? 1800 ईस्वी में हुई थी। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस रचनाकार की भाषा में पंडिताउप और पूर्वी शब्दों का प्रयोग किया गया है? तो वो हुआ है भैया सदा सुखलाल मिश्र के भाषा में, जो है सदा सुखलाल की भाषा में पंडिताउप या पूर्वी शब्दों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी इनमें से? इंसा अल्लाह खां की रचना है रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हिंदी कहानी का विकास कब से कब तक माना जाता है? तो हिंदी कहानी का विकास जो है 1900 ईस्वी से माना जाता है। 1900 ईस्वी से माना उचित भी है, चूंकि इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की पहली कहानी जो है इसी में प्रकाशित हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने माना। लेकिन हिंदी की वैसे पहली कहानी कौन सी है? एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की कहानी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे हिंदी की पहली कहानी माना जाता है? इनमें से हिंदी की कहानी पहली कौन सी मानी जाती है? इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की लिखित है, 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। रानी केत की कहानी इंसा अल्लाह खान ने लिखी, लेकिन वो कहानी की श्रेणी में नहीं आती है। राजा भोज का सपना भी नहीं। दुलाई वाली रचना किसने लिखा है? बंग महिला ने लिखा है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, इंदुमती के लेखक कौन है भैया? किशोरीलाल गोस्वामी जी। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इंदु का प्रकाशन पहली बार सरस्वती पात्रिका में कब हुआ था? सरस्वती पात्रिका में 1900 ईस्वी में इंदुमती कहानी का प्रकाशन हुआ, जिसकी मौलिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ। इस वजह से इसको हिंदी की पहली कहानी अब नहीं माना जाता है, पहले माना जाता था। अब नए शोधों में बताएगा कि हिंदी की पहली कहानी कौन सी है। एक टोकरी भर मिट्टी किसने लिखा है? माधवराव सप्रे ने। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? तो स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं। 11 वर्ष का समय किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, क्षेत्र की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? क्षेत्र की चुड़ैल कहानी किसने लिखी? लाला भगवान दीन ने लिखी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निबंध एक ऐसी सृजना को कहा जाता है, बताएं। निबंध एक ऐसी सृजना को कहा जाता है महोदय जिसमें विचारों, उदाहरणों और कथाओं का विधिवत सम्मिश्रण होता है। यह विचार किसका है? यह विचार किसने दिया? मतलब मानतेन का है, जॉनसन का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, या फिर R.L. स्टीवेंस का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। सभी दोस्तों से निवेदन है कि ये बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आपका क्या होगा? मानतेन ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा।
आगे बढ़िएगा, अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है इनमें से लल्लू लाल की रचना कौन सी है? प्रेम सागर, बिल्कुल ठीक बात है, लल्लू लाल प्रेम सागर की रचना उन्हीं ने की है। ठीक है। इसके अलावा प्रिया नीलकंठी के लेखक कुबेरनाथ राय जी हैं। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर इसका भी है। अज्ञे की रचना पाजेब नहीं, पाजेब कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार पाजेब के लेखक हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो गया। सदल मिश्र की रचना नास्केतोपाख्यान है, बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि इसका सी ऑप्शन बिल्कुल गलत आंसर दिया हुआ है। सुमेलित यही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। ये कथन बड़ा फेमस कथन है, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो जिससे तुम्हारी भलाई हो, वैसे ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसे ही बात करो, परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने देश की भाषा की उन्नति करो। उक्त अंश निबंध से लिया गया, किस निबंध से भैया? भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। तो इस तरीके से जो है, जो निज भाषा है उसकी उन्नति करने की बात वो केवल कविताओं के माध्यम से नहीं बल्कि निबंधों के माध्यम से भी क्या करते हैं, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है उसी में एक प्रकार से इन्होंने किया है। अशोक के फूल के लेखक कौन है भैया? अशोक के फूल के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक शैली किस युग के निबंधों की एक प्रकार से विशेषता रही है, बताएं। तो यह एक प्रकार से भारतेंदु युग की विशेषता रही है। भारतेंदु युग में एक प्रकार से कौन कौन से वर्णनात्मक, विवरणात्मक, भावात्मक और विचारात्मक शैली के तमाम सारे निबंध लिखे जा रहे थे। अगला क्वेश्चन है ललित निबंधकार इनमें से कौन से हैं? ललित निबंधकारों में नाम आता है विद्यानिवास मिश्रा जी का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो विद्यानिवास मिश्रा दिए हैं, ऑप्शन में लगा दीजिएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता रही है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक और सामाजिक सुधार तथा देश प्रेम की प्रवृत्ति किस युग के निबंधों की प्रधान विशेषता रही है? तो भारतेंदु युग की प्रधान विशेषता रही है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका है, द्विवेदी युग में किस तरह के निबंधों की रचना अधिक हुई है, बताएं। द्विवेदी युग में किस तरह के निबंधों की रचना ज्यादा हुई है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विवेदी युग की अगर बात की जाए, द्विवेदी युग में एक प्रकार से कई प्रकार की रचना अधिक हुई है, जैसे कि विचार प्रधान जो है नाटक बहुत ज्यादा, विचार प्रधान एक प्रकार से निबंधों की रचना खूब हुई है द्विवेदी युग में। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य निबंध कितने भागों में विभक्त किया है? द्विवेदी जी की जो रचना है विचार कवि कर्तव्य, जो रचना लिखी है किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। द्विवेदी जी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पर उनकी रचना जो है कवि कर्तव्य निबंध जो है 4 भागों में बटा हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कवि कर्तव्य निबंध के पहले भाग का क्या शीर्षक है, बताएं। कवि कर्तव्य का जो पहला भाग है उसको छंदम कहा गया है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है वह कहलाती है। जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है उसी को छंद कहते हैं। ये एक प्रकार से कवि कर्तव्य में ही लिखा है, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जो कुछ छंदों में कहा जाता है वह क्या कहलाता है? तो जो कुछ छंदों में कहते हैं उसी को पद्य कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी के अनुसार, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार कवि को किस तरह की भाषा लिखनी चाहिए? कवि को किस तरह की भाषा लिखनी चाहिए भैया? सहजता से समझने योग्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए कवि को, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा, ताकि कविता कवि को समझ में आ जाए। कविता लिखते समय किसके नियमों की अवहेलना करनी चाहिए, बताएं। कविता लिखते समय जो है एक प्रकार से अगर व्याकरण के नियमों की आप अवहेलना भी कर देते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द्विवेदी जी के अनुसार कविता का प्राण क्या है? द्विवेदी जी के अनुसार कविता का प्राण होता है सौरस्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही फेमस प्रश्न है, अमर बल्लरी किसकी रचना है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अमर बल्लरी के लेखक कौन है भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमर बल्लरी के लेखक कौन है? यशपाल, अज्ञे, कौशिक या जनेन्द्र? अमर बल्लरी एक रचना है, बड़ी फेमस रचना है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसके लेखक कौन है? अमर बल्लरी के लेखक कौन है भैया? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, पूस की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है? हल्कू नाम का एक व्यक्ति है, वो पूस की रात का प्रमुख पात्र है। हल्कू किसान का एक प्रकार से चरित्र है और किसान के बारे में बताता है। हल्कू की पत्नी का नाम है मुन्नी, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं ही। साथ ही साथ में हिंदी की पहली कहानी की लेखिका कौन है? बंग महिला दुलाई वाली रचना उनकी है। ठीक है, हिंदी में आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथाकार कौन है? प्रेमचंद जी ही हैं। ठीक है, अच्छा, प्रेमचंद जी की जो समय किसान समस्या पर लिखी गई कहानी है वो है पूस की रात। ठीक है, ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पाजेब कहानी किस प्रकार की कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। जैनेन्द्र की पहली कहानी कौन सी है? खेल नाम की कहानी इनकी पहली कहानी है।
पाजेब कहानी के मुख्य पात्र कौन है? आशुतोष हैं, ठीक है बच्चा। पाजेब कहानी किसकी कहानी? जैनेन्द्र कुमार की कहानी मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई है, ठीक है। सुनीता एक उपन्यास विधा की रचना, जैनेन्द्र के उपन्यास है सुनीता। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह जो है फांसी नाम से प्रकाशित हुआ था 1929 में, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, जैनेन्द्र की एक कहानी है हत्या नाम से, उसका प्रकाशन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। ओके, ये सब एक प्रकार से बड़ी फेमस कहानियां हैं। प्रश्न है अमर बल्लरी किसकी रचना है? तो अज्ञे जी की रचना है अमर बल्लरी। आगे बढ़ते हैं, कोहरी की बात। कोहरी की बात किसकी कहानी है? बताएं भाई, कोहरी की बात किसकी कहानी है? कोहरी की बात जो है किसकी कहानी है? अज्ञे जी की कहानी है कोहरी की बात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शरणार्थी अज्ञे की कौन सी विधा की रचना है? शरणार्थी कहानी विधा की रचना है, अज्ञे जी की रचना है शरणार्थी। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रोज कहानी किसकी है? बताएं, रोज कहानी के लेखक कौन है? अज्ञे जी रोज कहानी के लेखक हैं। और रोज कहानी का दूसरा नाम क्या है? गैंग्रीन, गैंग्रीन नाम है, ठीक है। रोज कहानी में माधव मालती और टिटी उनका छोटा सा बच्चा और एक मैं शैली वाला व्यक्ति भी आता है जो कि लेखक स्वयं है। अगला प्रश्न, रोज कहानी की मुख्य भूमिका में कौन है? रोज कहानी की मुख्य भूमिका में कौन है? तो मालती जी हैं मुख्य भूमिका में, बाकी महेश्वर इनके पति हैं और टिटी उनका बच्चा है, ठीक है। ये दोनों मुख्य भूमिका में नहीं, मालती ज़्यादा मुख्य भूमिका में है। मालती को ध्यान में केंद्रित करके पूरी की पूरी कहानी लिखी गई है। रोज कहानी है, रोज कहानी एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर लिखी गई कहानी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती जो है एक प्रकार से रोज कहानी की पात्र है। उसने कहा था किसकी रचना है? उसने कहा था कहानी किसकी रचना है? उषा प्रेमवदा की रचना, सॉरी चंद्र शर्मा गुलेरी की रचना है, उसने कहा था। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल, यशपाल ने पर्दा कहानी लिखी है, यशपाल, ठीक है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी कौन सी है? इंदुमती कुशेरीलाल गोस्वामी। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। पंचपरमेश्वर के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। किसका प्रकाशित हुई? 1916 में, ठीक है, 1916, ध्यान रखेंगे। मुख्य पात्र कौन है पंचपरमेश्वर में? अलगू चौधरी, झुम्मन शेख और उनकी खाला मौसी। अगला प्रश्न, मुख्य पुरुष पात्र महेश्वर है किसका? मुख्य पुरुष पात्र महेश्वर रोज कहानी का मुख्य पात्र है। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। मुख्य पात्र इसमें कर्मभूमि उपन्यास का कौन है? समरकांत, अमरकांत, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पर्दा कहानी का मुख्य पात्र तो आपको बता ही दिया मैंने, ठीक है। अगला प्रश्न, दाम्पत्य जीवन की एक रस्ता और उबाऊपन कहानी की मुख्य विषय वस्तु किसकी है? तो भाई दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता, जो डॉक्टर साहब चले जाते हैं, डॉक्टर साहब चूंकि महेश्वर जी डॉक्टर होते हैं और टीटी उनका बच्चा और मालती उनकी पत्नी, ये घर में रहते हैं अकेले और एक अकेला घर बना हुआ है सुनसान एरिया में, पहाड़ी पर, ठीक है। तो ये एक दाम्पत्य जीवन का जो एक रास्ता है, उबाऊपन है एक स्त्री के जीवन में शादी के बाद में, वह एक प्रकार से स्त्री शादी से पहले इतना एक प्रकार से हंसती खेलती है और वही एक प्रकार से स्त्री की क्या दशा है वही चीज दिखाती है। रोज नाम की कहानी, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। मालती मुख्य पात्र किस कहानी की है भैया? रोज कहानी की है, ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर होगा। इसमें से किस कहानी पर मनोविश्लेषणवाद और अस्तित्ववाद दोनों का प्रभाव है? तो अज्ञे की कहानियों पर आपको मिलेगा, सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका, चौधरी पीर बकस के इज्जत का आधार क्या था? चौधरी पीर बकस के इज्जत का आधार क्या था भैया? पर्दा, पर्दा कहानी के लिए कौन है? यशपाल हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। चौधरी पीर बकस उसके मुख्य पात्र में है, क्लियर। मार्क्सवादी लेखक हैं यशपाल, ठीक है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। तो चौधरी पीर बकस की अगर बात की तो उनकी इज्जत का आधार क्या था? दरवाजे के घर पर जो लटका हुआ पर्दा था वही उनका इज्जत था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कौन बड़ी रकम थमा देते हो? 2 रुपल्ली किराया और वह भी 6-6 महीने का बकाया, जानते हो जो है लकड़ी का क्या भाव है? ना हो तो मकान छोड़ जाओ। पर्दा कहानी में यह कथन किसका है? यह कथन सुरजू पांडे का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, नई बज्जात चोर, नई बज्जात चोर भीतर में छिपा है, आम घर आम 4 घंटे में फिर आता है, रुपया लेकर आएगा, रुपया नहीं देगा तो उसका खाल उतार कर बाजार में बेच देगा, हमारा रुपया क्या आराम का है? पर्दा नामक कहानी में यह कथन किसका है? यह कथन एक प्रकार से किसने कहा था? खान बब्बर ने कहा था, जो कि खान बब्बर का पैसा जो है इन्होंने रख लिया था, इनका ना क्या, चौधरी पीर बकस, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, चोर से ज्यादा फिक्र थी आबरू की, उक्त कहानी किसकी है? मतलब कि ये इस किस कहानी का एक प्रकार से प्रश्न है, मतलब उक्ति है, तो पर्दा कहानी में है। चोर से ज्यादा फिक्र किसकी थी? आबरू की थी। अगला प्रश्न, पर्दा कहानी मतलब मूल रूप से केंद्रित है, पर्दा कहानी मूल रूप से किस पर केंद्रित है भैया? पर्दा कहानी जो है वो झूठी शान की रक्षा पर केंद्रित है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौधरी पीर बकस का सब कुछ लूट चुका, कुछ बचा नहीं है, फिर भी वो पर्दे की मतलब इज्जत को लेकर के बड़े वो रहते हैं। पर्दा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? पर्दा कहानी के मुख्य पात्र में एक प्रकार से बब्बर अली और पीर बकस हैं, ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। चले भाई, धन्यवाद आप सभी का। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था? प्रेमचंद का मूल नाम क्या था भैया? धनपत राय। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनपत राय। बताएं भाई, प्रेमचंद जी का पूरा नाम क्या है? पूर्ण नाम, प्रेमचंद जी का पूरा नाम बताइएगा। प्रेमचंद जी का पूरा नाम क्या है भैया? बिल्कुल राइट आंसर, धनपत राय इनका पूरा नाम है। प्रेमचंद जी के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा बता भी दिया था, ठीक है। अच्छा, प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम किसने दिया था? दयाराम मिश्रा जी ने, सॉरी दया नारायण मिश्रा जी ने प्रेमचंद को प्रेमचंद नाम दिया था, ठीक है। नहीं तो ये धनपत राय के नाम से जाने जाते थे पहले, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिए। धनपत राय ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है। दुखी आशा से ईश्वर में भक्ति रखता है, सुखी भय से, ये पंक्तियां किस रचना की है? बताएं। इन सभी का आंसर आप नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि पीडीएफ मिलेगा तो उसमें आंसर मैं नहीं दूंगा, बाद में फिर से वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलें, दुखी आशा से ईश्वर में भक्ति रखता है, सुखी भय से, या कथन या पंक्तियां किस रचना की है? कर्म भूमि की है। कि जब व्यक्ति दुखी होता है तो वो आशा से किसी चीज़ के पाने की आशा से ईश्वर में भक्ति करता है, और सुखी व्यक्ति डर से रखता है ताकि हमारा जो सुख है वो खत्म ना हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ चुका है। दबा हुआ पुरुषार्थी स्त्रीत्व है, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किस रचना की है? बताएं। दुखी दुखी आशा से ईश्वर मतलब कि ये दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है, यह पंक्ति जो है एक प्रकार से कर्मभूमि उपन्यास की है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा लेखक ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है, जाना जाता है? तो इसमें से एक प्रकार से कौन जाने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका दा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में नहीं है। प्रगतिवादी उपन्यासकार की श्रेणी में कौन नहीं है? अज्ञे जी जो है प्रगतिवादी उपन्यास की श्रेणी में नहीं आते हैं। यशपाल, अमृत राय और राज्ञ राघव ये प्रगतिवादी उपन्यासकार हैं। अज्ञे जो है ये प्रयोगवाद के हैं। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यासकार के रूप में पहचाना जाता है। आंचलिक उपन्यासकार के रूप में फणीश्वरनाथ रेणु को पहचानते हैं। झूठा सच इनका उपन्यास बड़ा फेमस है। अगला प्रश्न, ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है किसको? ऐतिहासिक उपन्यासकार माना जाता है वृंदावन लाल वर्मा को। झांसी की रानी उपन्यास इनका बड़ा फेमस उपन्यास है, आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित है। अगला प्रश्न, बहुरिया शब्द का प्रकार प्रकार है। बहुरिया शब्द देशज शब्द है, जो कि बहुरिया एक प्रकार से बड़ी बहुरिया का प्रयोग किया गया है संवादिया कहानी में, उषा प्रेमवदा ने किया है। कर्मभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र कौन है? कर्मभूमि उपन्यास का प्रमुख पात्र आता है अमरकांत, और उसका जो है समरकांत, अमरकांत, यही सब है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करें, बड़ा ही फेमस प्रश्न है। चले, प्रश्न, जानकी मंगल 1868 में एक प्रकार से इसका प्रकाशन हुआ था। ये एक नाट्य कृति है। जानकी मंगल, वैसे तो जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण, ठीक है, ये सब रचना किसकी है? ये सब रचना तुलसीदास जी महाराज की है। लेकिन जानकी मंगल एक नाट्य रचना है, वो किसकी रचना है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी की रचना है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा भाई, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन से, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? बताएं। भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? अंधेर नगरी पर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तत्वा संवरण, रणधीर, प्रेम, मोहिनी नाटकों के रचयिता इनमें से कौन है? तत्वा संवरण, रणधीर, मोहिनी, रणधीर, प्रेम, मोहिनी, इन नाटकों के लेखक कौन है भैया? इनको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। रेल का टिकट खेल, रेल का बिकट खेल, रेल का बिकट खेल नामक नाटक के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? देखिए, बृहन्नला ये नाटक बालकृष्ण भट्ट का है। बेड़ी संघार भी बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। कालीराज की सभा भी बाल भट्ट का नाटक है, बालकृष्ण भट्ट का। जबकि तत्वा संवरण इनका नाटक नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता कौन है? संयोगिता स्वयंवर नाटक के रचयिता हैं श्रीनिवास दास जी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। चार बेचारे और उज्जबक नामक नाटकों के रचयिता कौन है? चार बेचारे और उज्जबक नामक नाटकों के रचयिता कौन है भैया? बिल्कुल पांडे बेचन शर्मा उग्र। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया, यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन रामविलास शर्मा जी ने कहा था जो है भारतेंदु जी के बारे में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ऐसी क्लास आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं देखने को मिलेगी। एक वीडियो में सब कुछ आपको समाहित करके मैंने दे दिया। अब इससे बाहर कुछ फंसने वाला नहीं, मैं केवल कहता नहीं हूं, करके दिखाता हूं महोदय। आपको एक प्रकार से ऐसी क्लास
पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगी। लगातार शुक्ला स्टडी पॉइंट आपके साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय वाले बच्चे, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बच्चे, राम मनोहर लोहिया वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महाराजा सुहेलदेव स्टेट यूनिवर्सिटी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा जो है चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, इसके अलावा आपका जो है छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है और भी कई विश्वविद्यालय जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, या ऐसे कई विश्वविद्यालय, ठीक है, जैसे एमजेपीआरयू, इसके अलावा आपका एमएसडीयू, ऐसे कई विश्वविद्यालय और हैं, ठीक है, बरेली विश्वविद्यालय, रोहिलखंड, बीयू, झांसी, सभी के एक प्रकार से बच्चे जो है हमारे साथ जुड़ करके बहुत अच्छा नंबर ला रहे हैं। अगर आप इन विश्वविद्यालयों से हैं तो आप फटाफट से हमारे साथ जुड़ जाइएगा। बाकी विश्वविद्यालय जहां पर एनईपी फॉलो होती है वह सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और वो सभी एक प्रकार से अच्छा नंबर ला रहे हैं और लगातार एक प्रकार से आप लोग तो हमसे पहले से पढ़ के आ रहे हैं, आप लोगों को पता होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर कैसा पढ़ाया जाता है। मैं जी जान लगा देता हूँ, अपना पूरा झोंक देता हूँ अपने आप को आपकी पढ़ाई में। चलें, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? तो आप सभी लोग भैया वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। जितने भी लोग लाइक शेयर नहीं किए हैं प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। चले भाई, प्रसाद जी इनमें से किस वर्ग के नाटककार हैं? बताएं। प्रसाद जी किस वर्ग के नाटककार हैं? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रसाद जी किस वर्ग के नाटककार है? बिल्कुल राइट आंसर, ऐतिहासिक नाटककार। आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं है? इनमें से कौन सा नाटक प्रसाद जी का नहीं? हर्षवर्धन नाटक इनका नहीं, बाकी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, ये सब नाटक किसके हैं? प्रसाद जी के, जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, हर्षवर्धन नाटक इनका नहीं है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भैया। कबूतर खाना किस एकांकी कार की रचना है? कबूतर खाना फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, हिंदी की पहली एकांकी कौन सी है? एक घूंट एकांकी किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। 1929 में प्रकाशन भी हुआ इसका। ओके, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न पूछा गया था आपसे, भारतेंदु मतलब कि अंधेर नगरी नाटक की रचना कब हुई थी? 1881 में हुई थी। भारतेंदु का नाटक है, बड़ा फेमस नाटक है, ध्यान रखेंगे। ओके, चले, प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? कबूतर खाना किस एकांकी कार की रचना है? वो जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। प्रकाश और परछाई किस एकांकी कार की रचना है? प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की रचना है। ऑप्शन नंबर ख करेक्ट आंसर होगा। एकांकी जो है ये। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एकांकी है? इनमें से कौन सी रचना एकांकी? नदी प्यासी थी, एक एकांकी विधा की रचना नदी प्यासी थी। ऑप्शन नंबर घ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी विधा की रचना है, किसने लिखा है? रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा जी। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कारवां एकांकी के लेखक कौन है भैया? कारवां एकांकी के लेखक है भुवनेश्वर प्रसाद। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। गा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आवारा मसीहा किसकी रचना है? आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। किसकी जीवनी है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है, लेकिन लिखा किसने है? विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय एक बड़े विद्वान आदमी थे, इन पर जीवनी लिखी है किसने? ठीक है, किसने? विष्णु प्रभाकर जी ने। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसकी रचना है पूछा गया, किसकी जीवनी है पूछा था तो क्या लगाते? शरत चट्टोपाध्याय लगाते। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर इसी प्रश्न में कैसा पूछते कि आवारा मसीहा किसकी जीवनी है तो क्या लिखते हैं आप? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय लिखते हैं। लेकिन पूछा क्या गया है आवारा मसीहा किसकी रचना है तो क्या लगाएंगे? विष्णु प्रभाकर की रचना है। ठीक है, सी ऑप्शन लगेगा। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है भैया? बादल की मृत्यु। बादल की मृत्यु उनकी पहली एकांकी। बाकी पृथ्वीराज की आंखें, औरंगजेब की आखिरी रात, कौमुदी महोत्सव, ये सब रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचनाएं हैं। भोर का तारा किसका एकांकी है संग्रह है? बताएं। भोर का तारा 2023-24 में प्रश्न पूछा गया, सारे प्रश्न पूछे गए बेसिकली। भोर का तारा जो है जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप में से सारे बच्चे एक प्रकार से जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ कोर्स से, ठीक है, अगर बच्चों एक प्रकार से आपको जुड़ना है, पीडीएफ नोट्स प्राप्त करनी है, आप प्राप्त कर सकते हो मात्र और मात्र 100 रुपीज़ खर्च करके। आप सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स हमारे से प्राप्त कर सकते हो। एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पर एसएमएस करेंगे। क्या एसएमएस करना है? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपके क्या क्या सब्जेक्ट अपने भेज दीजिएगा।
आपको एक प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और साथ ही साथ में आपकी तैयारी विधिवत हो जाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी गद्य आपका माइनर सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट है, किसी भी सब्जेक्ट है, बीए बीएससी बीकॉम में है, ठीक है, हिंदी गद्य आपको पढ़ना है, या कोई भी हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री जो है, इसके अलावा को करिकुलर में आपका ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ना है सभी विश्वविद्यालयों में, तो उन सभी बच्चों के लिए एक प्रकार से सभी सब्जेक्ट का कोर्स, यानी आपका 3 सब्जेक्ट मेजर होगा, 1 माइनर होगा और 1 आपका को करिकुलर होगा। इन पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में आपकी हो जाएगी। आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, जैसे आप एसएमएस करेंगे तुरंत एक प्रकार से आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और जैसे आप सेंड करोगे उसका स्क्रीनशॉट, अगर आप नहीं चलाते गूगल पे, फ़ोन पे कुछ भी, तो आप किसी दूसरे से जाकर के सेंड करवा दीजिएगा, अपने आस पड़ोस से किसी से या दुकान से जाकर के, ठीक है। जल्दी जुड़िए, देर ना करिए। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए नंबर का और सभी लोग एसएमएस करिए, फटाफट से एसएमएस कर दीजिएगा। इस नंबर पर एसएमएस करें 91 193 60 62 पर और तुरंत जुड़ जाए ग्रुप से। चले भाई, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है, चीड़ों पर चांदनी। चीड़ों पर चांदनी बड़ा फेमस एक प्रकार से रचना है। चीड़ों पर चांदनी फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या होगा, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है भैया? चीड़ों पर चांदनी फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यात्रा वृत्तांत विधा की रचना है चीड़ों पर चांदनी, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीड़ों पर चांदनी, सभी लोग बताइएगा। अच्छा, यादों की बारात एक आत्मकथा किसने लिखा है? जोश महिलावादी की एक आत्मकथा है। एक कहानी यह भी किसकी आत्मकथा है? मन्नू भंडारी की है, प्रश्न पूछा गया था। अर्धकथानक के लेखक कौन है? हिंदी का पहला आत्मकथा है अर्धकथानक, बनारसी दास जैन का है, ठीक है। हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन जी ने लिखी है, ठीक है, अर्धकथानक नाम से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भाई, सभी लोग देखें। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो निर्मल वर्मा का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन नंबर इसका ग करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत विधा की रचना, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, पूंजीपतियों की, प्रश्न आप देखेंगे, पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं। पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले व्यक्ति जो है उनका नाम है यशपाल, क्योंकि यशपाल पर मार्क्सवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा था। आगे देखेंगे, ठेले पर हिमालय किसकी रचना? बड़ी फेमस रचना है ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती, बिल्कुल राइट आंसर आपका गा ऑप्शन, धर्मवीर भारती। मोहन राकेश के द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? मोहन राकेश हैं। किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है। चीड़ों पर चांदनी यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक मिनट, चीड़ों पर चांदनी जो है रचना वो निर्मल वर्मा की है और जो है आखिरी चट्टान रचना किसकी? मोहन राकेश की, ध्यान रखें दोनों में। अगला प्रश्न, आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन है? आखिरी चट्टान तक लेखक कौन है भैया इसके? मोहन राकेश जी, ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर होगा। मोहन राकेश की कौन सी रचना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हुई है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको किस रचना पर मिला है? आखिरी चट्टान पर ही मिला है, का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बूंद सहसा उछली रचना के लेखक कौन है? एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्त रचना है ये, एक प्रकार से कि यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है इसके भाई? एक बूंद सहसा उछली, इसके लेखक कौन है? सच्चिदानंद वात्स्यनज्ञ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यनज्ञ की रचना एक बूंद सहसा उछली, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है भैया? अरे यायावर रहेगा याद ये भी अज्ञे ने ही लिखा है और यात्रा साहित्य है, ये बात ध्यान रखेंगे। तिब्बत की सीमा पर, तिब्बत की सीमा पर किसके लेखक है? राहुल सांकृत्यायन ने लिखा तिब्बत की सीमा पर यात्रा वृत्तांत है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? यात्रा वृत्तांत का सबसे जबरदस्त ग्रंथ है, पंडित राहुल सांकृत्यायन की रचना है, यह बात आप ध्यान रखें। यात्रा वृत्तांत के लेखक और यायावर के रूप में किस जो सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली है वो पंडित राहुल सांकृत्यायन जी को ही मिली है, ये बात ध्यान रखें। तिब्बत की सीमा पर इनका एक जो है यात्रा वृत्तांत ही है, क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, भारतेंदु जी ने भी एक यात्रा वृत्तांत लिखा था, सरयू प्यार की यात्रा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा शांति निकेतन में यह भी एक यात्रा वृत्तांत है। शांति निकेतन में पंडित राहुल सांकृत्यायन का ही एक प्रकार से क्या है जो है क्या है यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आ चुका है भाई, सभी लोग देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिभा, बोलती प्रतिमा रचना की लेखक, बोलती प्रतिमा जो रचना है इसके लेखक बताएं। श्री राम शर्मा की रचना है बोलती प्रतिभा या बोलती प्रतिमा, रेखा चित्र विधा की रचना है, का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा इनमें से? हस हसमत, ये रचना किसकी है? कृष्णा सोबती की है, ऑप्शन नंबर गा करेक्ट आंसर होगा। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। कुछ आप बीती कुछ जग बीती इस संस्मरण को लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? माटी की मूर्ति रेखा चित्र के लेखक कौन है? फटाफट से आप बताएंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्ति, ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? माटी की मूर्ति जो है ये एक प्रकार से किस विधा की रचना है भैया? रेखा चित्र विधा की रचना है। कहीं कहीं पर संस्मरण भी लिखा हुआ मिलता है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। लाल तारा की विधा बताएं, लाल तारा किस विधा की रचना है? रेखा चित्र विधा की रचना का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र इनमें से कौन सा है? बनारसी दास चतुर्वेदी का रेखा चित्र है सेतुबंध, ठीक है, सेतुबंध। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं है? महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इनमें से कौन सा नहीं भैया? सेतुबंध इनका नहीं। सेतुबंध किसका है? बनारसी दास चतुर्वेदी जी का है। पथ के साथ ही, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, ये सब रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा जी की रचनाएं। स्मृति की रेखाएं ये एक प्रकार से महादेवी वर्मा जी की रचनाएं हैं, ठीक है। अतीत के चलचित्र, पथ के साथ ही, ये सब संस्मरण और रेखा चित्र मतलब कि रेखा चित्रात्मक संस्मरण है, ठीक है। रेखा चित्र और संस्मरण में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, महादेवी वर्मा का एक रचना है गौरा गाय, ये भी एक रेखा चित्र है, आपने नाम पहली बार सुना होगा शायद। अच्छा, रोशन किस एकांकी का पात्र है? लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का पात्र है रोशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, महादेवी वर्मा जो है छायावाद की लेखिका है, ध्यान रखें, छायावाद के समय की। अगला क्वेश्चन आ चुका है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का रचना वर्ष। ध्रुव स्वामिनी नाटक का रचना वर्ष फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है इसका रचना काल बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का जो रचना वर्ष है 1933 में रचना लिखी गई है। द ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका क्या नाम है? उसका नाम होता है रंगशीर्ष। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। 2024 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न, विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? तो विवाह मुक्ति और पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जयशंकर प्रसाद ने किस प्रकार के नाटकों की रचना करी है? तो ऐतिहासिक नाटकों की रचना करी है आपने जयशंकर प्रसाद जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 2024 में प्रश्न पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय में पूछे गए, ध्यान रखेंगे इन बातों को। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाटक के लिए अनिवार्य है? बताएं, इनमें से कौन सा तत्व नाटक के लिए अनिवार्य है? तो देखिए, अभिनेता, पात्र, रंगमंच, ये तीनों एक प्रकार से किसी भी नाटक के लिए जरूरी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन प्रसाद जी का है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे इन बातों को। अगला क्वेश्चन, सकराज किस नाटक का पात्र है? बहुत ही फेमस प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ। ध्रुव स्वामिनी नाटक का पात्र है, ठीक है, सकराज। सकराज, कोमा, चंद्रगुप्त, ठीक है, रामगुप्त, ध्रुव स्वामिनी स्वयं। मिस्टर अभिमन्यु किसका नाटक है? मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राजन किस एकांकी का पात्र है? राजन जो है मिस्टर अभिमन्यु एकांकी या नाटक का पात्र है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक अंक के नाटक को एकांकी कहते हैं बेसिकली, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ते हुए भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, अंजो दीदी कैसा एकांकी है? फटाफट से आप बताइएगा, अंजो दीदी कैसा एकांकी है? अंजो दीदी जो है ये मनोवैज्ञानिक एकांकी है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सूखी डाली कैसा एकांकी है? सूखी डाली प्रतीकात्मक एकांकी है। ऑप्शन नंबर इसका का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेरी असफलताएं आत्मकथा के लेखक का नाम बताएं। मेरी असफलताएं एक आत्मकथा के लेखक कौन है? बाबू गुलाब राय जी। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। भोर का तारा एकांकी का पात्र नहीं है इनमें से। देखिए, छाया, माधव और रजनी ये भोर के तारा एकांकी के पात्र हैं, जबकि एक प्रकार शेखर जो है इस एकांकी का पात्र नहीं है। ऑप्शन नंबर खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, लक्ष्मी के स्वागत एकांकी का पात्र नहीं है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का पात्र इनमें से कौन नहीं है? देखें, रोशन, शारदा और अनु मतलब अरूप हैं, मतलब अरुण, अरुण, रोशन और शारदा, ये तीनों लक्ष्मी के स्वागत एकांकी जो विष्णु प्रभाकर की उसके पात्र हैं, जबकि भांसी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका घा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र नहीं है। मिस्टर अभिमन्यु एकांकी का पात्र इनमें से केजरीवाल नहीं, बाकी राजन, सुनीता और गयादत्त हैं। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जिनके साथ जिया 30 बरस का साथी संस्मरण हिंदी के किस आलोचक के बारे में है? जिसके साथ जिया 30 बरस का साथी, ये संस्मरण विधा की रचना है, ये पंडित रामविलास शर्मा की रचना है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऋण जल धन जल रिपोर्टाज किस प्राकृतिक आपदा के बारे में है? तो बाढ़ और सूखा के बारे में है। ऑप्शन नंबर इसका खा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, सदाचार सदाचार की तामीज सदाचार सदाचार की ताबीज व्यंग किस समस्या को संबोधित करता है? तो भ्रष्टाचार पर लिखा गया ये रचना है। ऑप्शन नंबर इसका गा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समझा। ऐसे ही आप लोगों ने इतिहास के
500 एमसीक्यूज के बारे में समझा था। आज मैंने एक प्रकार से हिंदी के 500 एमसीक्यूज के बारे में आपको बता दिया। ऐसे ही और भी क्लासेस देखने के लिए आप जुड़ जाइए हमारे साथ। आप किसी भी विश्वविद्यालय, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके लिए एक प्रकार से यही सारी चीज़ें हैं। आपको अगर इनका पीडीएफ प्राप्त करना है, सभी चीज़ों का पीडीएफ आपको लेना है, एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर और तुरंत पीडीएफ इसकी प्राप्त कर लें। ठीक है भैया, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए एसएमएस करना है आपको इस नंबर पर 91 61 93 60 62 पर। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका जो सब्जेक्ट होगा अपने सब्जेक्ट के नाम लिख दीजिएगा। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपीज़ में आपकी करवा दी जाएगी। आपके पास से एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपये सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जुड़ जाएगा और सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मिलेगा। सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, महासंग्राम वीडियो, रिवीजन क्लास, इन तीनों की पीडीएफ अगर आप प्राप्त कर लें या इन तीनों की तैयारी कर लें अच्छे तरीके से, तो आपको कोई जो है पिछाड़ने वाला पैदा नहीं हुआ है। एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, सारी चीज़ें यहीं से आएंगी। तो आप सभी लोग अगर जिनको जुड़ना जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, मोहन राकेश का पहला नाटक कौन सा है? तो मोहन राकेश का पहला नाटक है आषाढ़ का एक दिन। लहरों के राजहंस का प्रकाशन कब हुआ? 1963 में। लहरों का राजहंस के लेखक कौन है? आप सभी लोग बताएंगे। अंडे के छिलके मोहन राकेश ने लिखा है। एकांकी विधा की रचना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। द्विवेदी युग के लेखक है मोहन राकेश। सारिका पत्रिका के संपादक भी रहे मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन जो है ऐतिहासिक नाटक है। लहरों के राजहंस जो है ये मोहन राकेश की ही रचना है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आप सभी लोग सीमा रेखा एकांकी कुल कितने पात्र हैं? 8 पात्र हैं। क्लियर? तो ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे आते रहते हैं और प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप सभी लोग आसानी से बता दीजिएगा भैया। अच्छा, अमृत राय जो हैं उनका जन्म 3 सितंबर को हुआ था, 1921 में प्रश्न पूछा गया था। क्लियर? चूंकि कलम का सिपाही नाम की एक जीवनी है जो उनके पिताजी के नाम पर लिखी है उन्होंने। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ने, मतलब मुंशी प्रेमचंद जी के पुत्र हैं अमृत राय, तो उन्होंने अपने पिताजी के लिए लिखी थी जीवनी। ठीक है, कलम का सिपाही, ठीक है, प्रेमचंद जी ने लिखी है। प्रेमचंद की जीवनी है। लिखी किसने है? तो अमृत राय ने लिखी है। क्लियर? महादेवी वर्मा किसी की कवित्री हैं, छायावाद की कवित्री हैं। फर्रुखाबाद में महादेवी जी का जन्म हुआ था। पिताजी का नाम था इनके गोविंद प्रसाद वर्मा। आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। दीप शिखा नीरजा की लेखिका भी हैं। गिल्लू नाम का रेखा चित्र भी लिखा इन्होंने। सेक्सरिया पुरस्कार भी महादेवी वर्मा जी को मिला है। ठीक है, कब मिला है? तो मतलब कि नीरजा नाम की रचना पर इनको सेक्सरिया पुरस्कार मिला है। 1983 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, और आप देखेंगे कि तमाम चीज़ें इनकी प्रकार से जो है इनकी रचना है। मेरा परिवार मतलब की रचना गिल्लू के ऊपर लिखी। तो गिल्लू को एक प्रकार से एक गिलहरी का बच्चा था, उस पर लिखी इनकी रचना है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। सभी चीज़ें आपको मिलेंगी, सभी से पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, सभी का आपको पीडीएफ मिलेगा। संस्कृत से लेकर के सारे सब्जेक्ट की आपको ऑब्जेक्टिव की लिखित की सभी की तैयारी आपकी बेहतर तरीके से हो जाएगी। आप किसी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। गुड नाइट, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।